नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश चंद्र भास्कर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RTPLS सेंटर ऑफ नॉलेज में स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का टॉपिक है कि आज हम लोग जो KVS का पेडागोजी है उस पेडागोजी का हम लोग एक समग्र अध्ययन करने का प्रयास करेंगे और उससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उनको भी देखने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो क्लास है उसे आप लोग बहुत सावधानी से सुनिएगा और अपने मस्तिष्क में बैठा के रखिएगा, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न है उसके आने के पूरे चांस बनते हैं। तो जो प्रश्नों की संभावना होगी वो आज की जो कॉन्सेप्चुअल क्लास चलेगी उसमें से आएंगे पूरे प्रश्न। तो आप सभी लोग पूरे मनोयोग के साथ आज की क्लास में आप लोग बैठे रहिए और सीखते रहिए और समझते रहिए और अपने परीक्षा को अच्छे तरीके से क्रैक करके आइए। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज के इस पहले बिंदु से। जैसा कि आपका जो टॉपिक है वो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन CBE, यानी कि योग्यता आधारित शिक्षा। ये आपका जो पहला बिंदु है वो है योग्यता आधारित शिक्षा। जहां पे अगर हम देखें कि योग्यता क्या है, तो योग्यता का जो सामान्य तौर पे जो अर्थ लगाया जाता है, जो व्यक्ति है या बालक है वो अपने वातावरण के अनुभवों से जो भी ज्ञान अर्जित करता है, तो जो अर्जित करने के परिणाम स्वरूप बालक के या व्यक्ति के अंदर जो भी गुण आते हैं उसे हम योग्यता कहते हैं, जिसे हम समझ सकते हैं क्षमता, कौशल, ज्ञान और दृष्टिकोण। इससे हम उसे परिभाषित कर सकते हैं। उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि योग्यता आधारित शिक्षा यानी कि क्षमता, कौशल, ज्ञान, दृष्टिकोण पर आधारित शिक्षा, यानी कि जो बालक है उसकी जो क्षमता है, कौशल है, योग्यता है, उसके आधार पे जो शिक्षा की व्यवस्था है उसे ही कहा जा रहा है CBE, अर्थात योग्यता आधारित शिक्षा। जो जैसा है, जैसा उसके अंदर कौशल है, उसके आधार पर शिक्षा देने की बात करता है। अर्थात योग्यता वह क्षमता, कौशल, ज्ञान और दृष्टिकोण है जो किसी व्यक्ति को वास्तविक जीवन में कार्य करने में मदद करती है। तो जो बालक है या व्यक्ति है उसके अंदर जो भी अनुभव और ज्ञान से योग्यता आएगी, वह योग्यता का प्रयोग कहाँ करेगा? वास्तविक जीवन में करेगा, अपने वातावरण में करेगा, अपने समाज में करेगा। तो यहाँ पे जो योग्यता आधारित शिक्षा है वो क्या कहती है, पूर्ण रूप से समझा जाए तो कहती है कि योग्यता आधारित शिक्षा विद्यार्थियों की अपनी गति से कौशल या योग्यता में महारत हासिल करने की क्षमता के आधार पर आगे बढ़ने का अवसर देती है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु ये है। क्या कहता है बिंदु? इस बिंदु को अगर हम देखें तो बिंदु कह रहा है कि विद्यार्थियों को अपनी योग्यता, अपने कौशल के आधार पर महारत हासिल करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए वह अवसर देती है। कौन सी व्यवस्था? CBE की व्यवस्था। अर्थात योग्यता आधारित जो शिक्षा है बच्चों की योग्यता के आधार पर उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती है। अर्थात योग्यता आधारित शिक्षा सीखने और निर्देशन का एक तरीका है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु। यहां से प्रश्न आपको वो कॉन्सेप्चुअल प्रश्न बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि विभिन्न सामग्रियों और कौशलों के साथ समझ और योग्यता सुनिश्चित करने के लिए लक्षित होता है, न कि समय के अनुसार निर्देशित उपलब्धि से है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो CBE है वह मुख्य रूप से किस पर कार्य करती है, तो CBE बालक की योग्यता के आधार पर उसे अवसर प्रदान करती है कि वह अपने अंदर गुणों का विकास करे। आइए हम अगले बिंदु को देखते हैं कि योग्यता आधारित शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। जो यह योग्यता आधारित शिक्षा है उसमें सबसे पहले जो उद्देश्य की बात करेंगे वो है आपकी प्रायोगिक। तो प्रायोगिक उद्देश्य क्या है? तो दैनिक जीवन में काम आने वाली प्रायोगिक तथा व्यावसायिक योग्यताओं का विकास करना। जो ये CBE सिस्टम है, यानी कि योग्यता आधारित शिक्षा व्यवस्था की जो बात की जा रही है उसमें यह बात की जा रही है कि इस शिक्षा के माध्यम से आप अपने जीवन में प्रयोग कर सकें, उपयोग कर सकें, और जो व्यावसायिक जीवन का अर्थ ये होता है कि जो भी आप क्रियाकलाप करते हैं अपने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए,
अपने जीवन को चलाने के लिए उसकी बात करता है, तो उसके विकास की बात करता है। अर्थात योग्यता आधारित शिक्षा में प्रायोगिक मुख्य उद्देश्य होता है, उसके बाद व्यावहारिक उद्देश्य है, और एक है स्वानुभव से जनित ज्ञान। तो जो व्यावहारिक उद्देश्य है वो क्या कहता है? तो जो व्यावहारिक उद्देश्य है, तो व्यावहारिक जीवन की योग्यताओं का स्वाभाविक विकास करना। स्वाभाविक विकास का अर्थ होता है कि जिस तरीके से बच्चे के अंदर स्वतः और जिस तरीके का बालक है उसी के अनुसार विकास हो, स्वाभाविक उसे कहते हैं। स्वाभाविक और बनावटीपन नहीं, मतलब कि उसके अंदर वो गुण है नहीं और फिर भी वो दूसरे गुणों को अर्जित करना चाहता है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे आपके स्वभाव है उसी के अनुसार आप विकास करें। और स्वानुभव, यहाँ पे स्व अनुभव की बात है, स्व और अनुभव जुड़कर स्वानुभव हुआ है। तो स्वानुभव से जनित ज्ञान अर्थात पुस्तकीय ज्ञान से परे स्वानुभव के माध्यम से ज्ञान तथा योग्यता का विकास करना ही यह योग्यता शिक्षा आधारित या योग्यता आधारित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो योग्यता आधारित शिक्षा है उसके मुख्य उद्देश्य क्या है। क्योंकि यह क्लास एक तरह से रिवीजन क्लास है, हम लोग हर बिंदु पे बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, ये है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इतने महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि इन्हें आप अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा। आइए अगले बिंदु की बात करते हैं कि योग्यता आधारित शिक्षा में विषय वस्तु की भूमिका। जो आपकी विषय वस्तु होती है, जिसको कि आपने देखा है कि पाठ्यक्रम की बात की जा रही है। आप लोगों ने पिछले क्लास में देखा है पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या क्या होता है। तो जो विषय वस्तु है यानी पाठ्यक्रम की क्या भूमिका है इस सीबीएसई सिस्टम में। क्योंकि यह सिस्टम नए है इसलिए इससे प्रश्न आने की संभावना ज्यादा बनती है। तो गौणता, देखिए इसमें विषय वस्तु की क्या भूमिका है उसकी बात कर रहा है। तो गौणता का अर्थ होता है कि विषय वस्तु को भूमिका, यानी कि विषय वस्तु की भूमिका गौण होती है। गौण का अर्थ ये होता है कि मेन वो जो होता है मुख्य उसकी भूमिका नहीं होती है। गौण का मतलब होता है कि सहायक हो जाता है, उसकी मुख्य भूमिका उसमें नहीं होती है। तो जो पाठ्यक्रम होता है, विषय वस्तु होती है, उसकी भूमिका वहां पे गौण हो जाती है, सहायक के रूप में कार्य करती है, मुख्य भूमिका में नहीं होती है वो। योग्यता आधारित विषय वस्तु का चयन योग्यता विकास की दृष्टि से किया जाता है। यानी कि जो बालक है उसमें जो योग्यता होती है, योग्यता जो है उसके आधार पर, जैसे मान लीजिए कि हमें क्रिकेट पसंद है और मैं अच्छा दौड़ ले रहा हूं, अच्छे हाथ घुमा ले रहा हूं, मुझको पसंद है, तो अब मैं जिस फील्ड में हूं मेरे अंदर जो योग्यता है उसी के ऊपर काम किया जाए। मान लीजिए मुझे वॉलीबॉल खेलने का शौक है तो वॉलीबॉल के ऊपर काम किया जाए। मुझे पढ़ने का शौक है, इंजीनियरिंग बनने का शौक है, तो मुझे इंजीनियरिंग की तरफ विशेष फोकस दिया जाए। अर्थात बच्चे के अंदर जो योग्यता दिखाई देती है उसके अनुसार उसके अंदर विकास करना ही योग्यता आधारित शिक्षा है, जिसमें कहा जा रहा है योग्यता आधारित। और विचार विमर्श की क्या भूमिका है? तो प्रभावशाली बनाने के लिए समय समय पर विचार विमर्श किया जाता है। अर्थात इस सीबीएसई सिस्टम में समय समय पर यह सिस्टम किस तरीके से कार्य करेगा, प्रभावशाली कैसे होगा, उसके लिए विचार विमर्श किया जाता है। तो यहाँ पे जो योग्यता आधारित शिक्षा है उसकी विषय वस्तु की जो भूमिका होती है, एक तो गौणता है। तो गौणता में है क्या कि विषय वस्तु की मुख्य भूमिका नहीं है और योग्यता के आधार पर उसका विकास किया जाएगा और उस विषय वस्तु पर समय समय पर उस पर विचार विमर्श करना पड़ेगा। आइए हम लोग अगले बिंदु को देखते हैं कि योग्यता आधारित शिक्षण विधियों की विशेषताएं। यहाँ पे यह बिंदु समझना इसलिए आवश्यक है कि जो योग्यता आधारित है उसकी जो शिक्षण विधियां हैं उसकी मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, क्योंकि उसी के आधार पे बालक का शिक्षण किया जाएगा। शिक्षण का अर्थ सिखाना भी होता है, तो सिखाने की बात की जाए तो क्या है कि जो योग्यता आधारित शिक्षण है वह कैसी विशेषता है? तो सबसे पहले विद्यार्थी केंद्रित, जैसा कि आप जानते हैं बालक केंद्रित व्यवस्था, बाल केंद्रित व्यवस्था, अर्थात यह व्यवस्था भी विद्यार्थी केंद्रित है। विद्यार्थी को केंद्र में रखा गया है और उसकी योग्यता के अनुसार शिक्षा की बात की जा रही है। एक है समावेशी शिक्षा। हम लोग इसके आगे हम लोग समावेशी शिक्षा और एकीकृत शिक्षा पे भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे समावेशी शिक्षा का अर्थ समझ लेते हैं कि विशिष्ट और सामान्य बालकों को जब एक साथ
व्यवस्था दी जाए शिक्षा की, उसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो समावेशी शिक्षा में सभी को लेके चलने की बात की जाती है, अर्थात एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा किसको? सामान्य और विशिष्ट लोगों को। अंतः विषय शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक, जो शिक्षा से संबंधित हो, जो शिक्षा यानी कि एकेडमिक हो, विद्यालय से संबंधित हो, और गैर शैक्षणिक जो जिसका संबंध शिक्षा से न हो, उनके विषयों की भी बात, यानी कि उनके अंतः क्रिया की बात करता है। यानी कि शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक दोनों विषयों की बात की जा रही है कि उनको लेकर शिक्षा दी जाए। तो उनकी शिक्षण विधियों में शामिल है शैक्षणिक गतिविधियां और गैर शैक्षणिक गतिविधियां। सहयोगात्मक का भाव होना चाहिए। संवादात्मक शिक्षण की बात की जा रही है यहाँ पे। सामूहिक परियोजनाएं अर्थात कार्य समूह में रहकर कार्य करने की बात। युग्म तथा सामूहिक शिक्षण और प्रौद्योगिकी का अधिक प्रयोग, टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, टेक्नोलॉजी का अधिक प्रयोग करने की बात की जा रही है। इस शिक्षण में, योग्यता आधारित शिक्षण में हम प्रौद्योगिकी की बात करते हैं, उसके आधार पर शिक्षा लेने की बात करते हैं, अर्थात टेक्नोलॉजी के आधार पर शिक्षा। वैचारिक क्षमता पे बल। वैचारिक क्षमता पे बल का अर्थ होता है कि विचार की जो क्षमता है, विचार, सोचने समझने तर्क करने की जो क्षमता है, उस पर बल देने की बात कहता है यह शिक्षण विधि। अनुभव जनित ज्ञान पर बल, बालक ने जो अनुभव किया है उसके ज्ञान की बात की जा रही है, अर्थात अनुभव के आधार पर ज्ञान में वृद्धि की बात की जा रही है। अनुभव के आधार पर जो भी कार्य सीखता है, करता है, उस पर बल दिया जा रहा है, क्योंकि अनुभव के आधार पर किया गया ज्ञान ही स्थायी पाया जाता है। और समस्या समाधान तथा केस स्टडी, वही चीज है, समस्या समाधान केस स्टडी की ही बात है। और है उसके बाद प्रस्तुतिकरण। तो यहाँ पे हमने देखा कि योग्यता आधारित शिक्षण विधियों की मुख्य रूप से यही विशेषताएं होती हैं। इसके अगले बिंदु को देखें कि जो योग्यता आधारित शिक्षा के लाभ क्या हैं। तो जो योग्यता आधारित शिक्षा है उसके मुख्य रूप से लाभ ये हैं कि जो योग्यता आधारित शिक्षा है, यह सबसे पहले देखा जाए तो यह छात्र केंद्रित शिक्षण पद्धति होती है। यहाँ पे हमें छात्र शब्द उचित नहीं है, क्योंकि छात्र और छात्रा दो शब्द होते हैं, और यहाँ पे छात्र शब्द कहने से केवल और केवल लड़कों की बात हो जाती है। यहाँ पे शब्द होना चाहिए हमारा विद्यार्थी शब्द, विद्यार्थी। तो यह विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण विधि पर आधारित है। इसके लाभ यही है, यह विद्यार्थियों के लिए लचीली है। लचीली होने का अर्थ यह होता है कि जो विद्यार्थी हैं वो अपने अनुसार, यानी कि ये कहें कि उनकी योग्यता के अनुसार शिक्षण की बात की जाती है, इसलिए विद्यार्थियों के लिए लचीली है, कठोर नहीं है कि आपको यही चीज सीखना ही है। योग्यता और दक्षता पर बल, कार्य क्षमता यानी कौशल पे बल की बात करता है, इससे लाभ है। और यह विद्यार्थियों के लिए सहयोगी है, साथ में व्यक्तिगत अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था उपलब्ध कराती है, और पारदर्शी ग्रेडिंग प्रणाली इसमें लागू की जा सकती है। ग्रेडिंग प्रणाली का अर्थ ये होता है कि जैसे कि कोई 51% पाया है और कोई 55% है और कोई 56% है, तो इन सभी लोगों को, और कोई मान लीजिए कि 59% है, इन सभी लोगों को ग्रेड में रख दीजिए कि ए ग्रेड में है। तो इनसे क्या होता है कि ग्रेडिंग करने से क्या होता है कि हीन भावना की कमी नहीं पाई जाए, अर्थात इनके अंदर हीन भावना नहीं पाई जाएगी। कोई कहेगा कि हम तो 51% है, कोई 59%, तो इन दोनों में ग्रेडिंग के माध्यम से इनको एक ही रखा जाएगा। तो ये पारदर्शी होता है, ग्रेड ए दिया गया, ग्रेड बी, ग्रेड सी। तो इसके कुछ लाभ भी हैं, तो कहीं कहीं इसके नुकसान भी हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे देखा गया कि जो यह व्यवस्था है योग्यता आधारित शिक्षा के लाभ, तो योग्यता आधारित शिक्षा के नंबर 1 लाभ है छात्र केंद्रित शिक्षण पद्धति होती है, यानी कि विद्यार्थियों के लिए लचीली होती है और विद्यार्थियों के लिए योग्यता और दक्षता पर बल देती है, और विद्यार्थियों के लिए बहुत सहयोगी है, और व्यक्तिगत अध्ययन और अध्यापन की व्यवस्था उपलब्ध कराती है, तथा पारदर्शी ग्रेडिंग प्रणाली के पे कार्य करती है। आइए इसके अगले बिंदु को देखें कि इसकी शिक्षण प्रक्रिया कैसे कार्य करती है। तो जो शिक्षण प्रक्रिया है वो किस तरीके से कार्य करती है। तो जो योग्यता आधारित है शिक्षण, उसकी प्रक्रिया, तो ये सीखने के प्रतिफलों का स्पष्टता पूर्वक निर्धारण, सीखने के जो रिजल्ट मिलेंगे,
तो सीखने के परिणाम स्वरूप जो रिजल्ट होगा यानी कि प्रतिफल होगा उसका स्पष्ट निर्धारण करता है कौन? योग्यता आधारित शिक्षण या शिक्षा। इसमें शिक्षण अधिगम की समयावधि में लचीलापन पाया जाता है। शिक्षण अधिगम की समयावधि का मतलब ये होता है कि जो इसके टाइमिंग है, समय है, इसमें लचीलापन है, अर्थात इसको हम परिवर्तनशील कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको एक निश्चित समय पर ही इसको करना है। तो यहाँ पे बताता है कि इसके शिक्षण अवधि में क्या होती है? लचीलापन पाया जाता है। बालक की योग्यता के आधार पर, बालक के समय के आधार पर इसको निर्धारित कर सकते हैं। इसकी शिक्षण प्रक्रिया में एकाधिक शिक्षण क्रियाविधि, एक से अधिक शिक्षण क्रियाविधियों का प्रयोग किया जाता है। वहीं रोचक तथा विविध विषय वस्तु, इस शिक्षण प्रक्रिया में इसको रोचक बनाया जाता है और विविध विषय वस्तु एक साथ प्रयोग की जाती है। एक है मानक संदर्भित परीक्षण। परीक्षण जो होगा वो मानक होगा, अर्थात मानक तरीके से परीक्षण किया जाएगा, उसका मूल्यांकन की बात की जा रही है। वहीं पे सीखने के प्रतिफलों का प्रदर्शन, तो जो बालक ने सीखा है उसका वह प्रयोग कर ले रहा है कि नहीं, अर्थात उसको वो दिखा पाता है कि नहीं, बात की जा रही है। अर्थात जैसा बालक है अपनी योग्यता के अनुसार क्या उन सीखी हुई चीजों का प्रदर्शन कर पाता है कि नहीं, अर्थात उसको प्रस्तुत करता है कि नहीं। अर्थात इस शिक्षण प्रक्रिया में हमें इतने सारे क्रियाकलापों के माध्यम से इसको आगे के मार्ग पर ले जाया जाता है। तो यह है आपकी योग्यता आधारित शिक्षण की प्रक्रिया। अर्थात इसे हम इस तरीके से समझें तो शिक्षण प्रक्रिया को हम ऐसे सीखने ले जा सकते हैं। अर्थात ये प्रक्रिया इतने क्रमों से पूरी होती है। तो इसको आप ले सकते हैं ऐसे, क्रियाविधि ऐसे बात कर सकते हैं, सीखने का प्रतिफल प्रदर्शन। आइए आगे देखते हैं कि जो पारंपरिक शिक्षा है, पारंपरिक शिक्षा का अर्थ होता है जो कि बहुत पहले से चली आ रही है और अब आधुनिक युग में शिक्षा की पद्धतियों में परिवर्तन किया गया है। उस पद्धतियों में जो आपकी योग्यता आधारित शिक्षा है ये और जो पारंपरिक शिक्षा है, इनमें मुख्य अंतर क्या है? तो जो पारंपरिक शिक्षा है ये कौशल केंद्रित अर्थात कि बालकों को कोई न कोई विशेष तरह का कौशल सिखाने पर आधारित होती है। कोई न कोई विशेष कौशल को बच्चे के अंदर लाया जाए उसकी बात करती हैं। लेकिन वहीं पे योग्यता आधारित जो शिक्षा है वो संपर्क तथा समय अंतराल केंद्रित होती है, अर्थात समय के आधार पर बच्चे की योग्यता के आधार पर सिखाया जाए। और यहाँ पे है कि आपको कौशल सिखाना ही सिखाना है और यही कौशल ही सिखाना है जो हमने अपने लिए निर्धारित करके रखा है। लेकिन योग्यता आधारित में क्या है कि समय के आधार पर, बच्चे की योग्यता के आधार पर हम कौशलों का विकास करेंगे उसके अंदर। और यहाँ पे क्या है कि एक विशेष तरीके के कौशल पहले से निर्धारित होते हैं, उन्हीं को सिखाने की बात करते हैं। ये प्रशिक्षण आधारित है और ये निर्देशों पर आधारित है। कहीं भी कभी भी हो सकता है यह। और ये क्या है? कक्षा कक्ष बाध्यता होती है इसके लिए। यह मितव्ययी है और यह अपव्ययी है। अपव्यय मतलब कि योग्यता के आधार पे अगर भिन्न भिन्न तरीके के बालक हैं तो सबकी योग्यता के आधार पे अगर हम उनको शिक्षा देने की बात करेंगे तो वहां पे खर्च बढ़ेगा, खर्च होगा, अपव्यय अधिक खर्च होगा। लेकिन अगर आप बच्चों की योग्यता को न देखकर शिक्षा देते हैं, अर्थात कि यहाँ पे जो व्यवस्था है विद्यालय में उसी व्यवस्था के अनुसार अगर आपको शिक्षण कार्य करना है तो उसमें खर्च कम लगेगा, इसलिए वह क्या है? मितव्ययी है। और यहाँ पे बालक की योग्यता के आधार पे विकास करना होता है। और जैसा कि आपने देखा है कि योग्यता, कौशल, जिस तरीके का उसके अंदर कौशल है उसी के अनुसार अवसर देना है, तो यह थोड़ा सा अपव्ययी हो जाता है, खर्चीली हो जाती है। पारंपरिक शिक्षा सुविधा अनुसार समापन संभव होता है और यहाँ पे सत्रांत में ही समापन संभव होता है। ये इसको कहा जा रहा है कि सुविधा अनुसार जब आपकी इच्छा होती है तब पारंपरिक शिक्षा को समाप्त कर सकते हैं। फिर भी इसका भी एक समय निर्धारित होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सत्रांत यानी कि कोई न कोई सत्र के अंत में ही इसका समापन संभव है। किसका? योग्यता आधारित। तो ये मुख्य रूप से इसके अंतर हैं। इस अंतर को आप समझ जाएगा क्योंकि इससे भी प्रश्न आने के चांस बनते हैं। आइए शिक्षण विधियां।
जो योग्यता आधारित शिक्षण है, इसके अंदर कौन कौन से शिक्षण विधियों का हम मुख्य रूप से प्रयोग कर सकते हैं, उन प्रयोग की गई शिक्षण विधियों को थोड़ा सा नजर दौड़ाते हैं, क्योंकि यहाँ से चांस बनते हैं प्रश्नों के। तो जो सहयोगात्मक अध्ययन है, इसकी बात करता है। इसके शिक्षण विधियों में मुख्य रूप से हम बात करें सहयोगात्मक अध्ययन, अर्थात एक दूसरे के सहयोग से अध्ययन करने की बात की जा रही, जिसके मुख्य बिंदु हैं अलग अलग सुझाव, मत, कल्पना, अवधारणा, तर्क योजना, अनुमान के पश्चात बेहतर और योग्य परिणाम। उसमें अगली जो सहयोगात्मक, यानी कि ये सब चीजें एक दूसरे के सहयोग के माध्यम से सीखी जा सकती हैं। वहीं पे पूछताछ आधारित अध्ययन, देखिए पूछताछ आधारित अध्ययन की बात की जाए तो इस सहयोग आधारित शिक्षण में या योग्यता आधारित शिक्षण में तो इसमें पूछताछ आधारित अध्ययन का अर्थ ये होता है कि बालकों के बीच में चर्चा परिचर्चा कराई जाती है, उसमें चिंतन होता है, चिंतन कराया जाता है, प्रश्न पूछे जाते हैं, खोजी प्रवृत्ति विकसित की जाती है, जिसके कारण बच्चों के अंदर सृजनशीलता का विकास होता है, रचनात्मकता का विकास होता है। तो यहाँ पे हम पूछताछ आधारित अध्ययन की बात करते हैं, अर्थात बच्चों के बीच में कन्वर्सेशन होगा, बच्चों के बीच में अंतःक्रिया होगी, उसके माध्यम से शिक्षण की बात की जाती है। इसके आगे देखते हैं जो और शिक्षण विधियां हैं। एक है मिश्रित शिक्षा प्रणाली। तो जो योग्यता आधारित शिक्षण पद्धति होती है, उसमें हम मिश्रित प्रणाली का प्रयोग करते हैं। तो जो मिश्रित प्रणाली शिक्षा है, इसका अर्थ ये होता है कि जो कक्षा का शिक्षण है और उसमें ई लर्निंग है। ई लर्निंग आप समझ रहे होंगे, आजकल डिजिटल लर्निंग शुरू हो गई है, यूट्यूब के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यमों से चल रही है, यानी कि ये इंटरनेट के माध्यम से लर्निंग शुरू हो गई है। तो जो कक्षा का शिक्षण है और इंटरनेट का जो है आधुनिक शिक्षण है, इन दोनों को मिला दिया जाए तो एक मिश्रित शिक्षण प्रणाली का विकास होता है। इसी को कहते हैं मिश्रित प्रणाली शिक्षा। तो इसके आधार पे शिक्षण पद्धतियां बनाई गई इसके अंतर्गत, अर्थात योग्यता आधारित शिक्षा में हम मिश्रित शिक्षण प्रणाली का प्रयोग करते हैं। और सक्रिय शिक्षण की बात की जा रही है। जो योग्यता आधारित शिक्षा है, उसमें सक्रिय शिक्षण का अर्थ क्या होता है? तो सक्रिय शिक्षण का अर्थ है सीखने को जीवन की वास्तविक स्थिति से जोड़ना, अर्थात बच्चे जो भी कुछ सीखें उसका जो वो जीवन जी रहे हैं, जिस जीवन में हैं, अर्थात उनके वास्तविक जीवन से उनका संबंध जोड़ना है। तो इस शिक्षण विधि में सक्रिय शिक्षण का अर्थ यही हुआ कि जो सीखा गया है उसको वास्तविक जीवन में उपयोग कर सकें। कक्षा से बाहर सीखना, यानी क्लास से बाहर भी सीखना है, इसके सक्रिय शिक्षण में शामिल है। रोल प्ले जैसा कि आप जानते हैं कि जिस भूमिका में हैं उसको सही तरीके से निभा सकें। रोल प्ले जैसे कि बच्चे तो बच्चे की तरह रोल प्ले, माता पिता है तो माता पिता अपने रोल प्ले में रहें। तो यहाँ पे रोल प्ले शिक्षण, सक्रिय शिक्षण का मतलब है कि बच्चों को नाटक के माध्यम से, भिन्न भिन्न सांस्कृतिक क्रियाओं के माध्यम से, अर्थात रोल प्ले के माध्यम से बच्चों के शिक्षण कार्य करते हैं। समूह अध्ययन आप समझिए, ग्रुप स्टडी, और एक है सामूहिक गतिविधियां। सामूहिक गतियां जैसे कि मान लीजिए कि कोई बगीचा है, अरे कोई खेत है या कोई फील्ड है, उस फील्ड में बच्चों को लगा दिया गया है सामूहिक गतिविधियों से, जैसे कि फसल, जैसे पहले चलते थे कि फील्ड में बच्चों को गेहूं, धान, इस तरह के बुआई का कार्य दिया जाता था, कृषि कार्य का, जिसमें वो सामूहिक गतिविधियों में शामिल होते थे। साथ में आप देखें कि कुछ प्रोजेक्ट काम दे दिया गया है कि सभी बच्चे विद्यालय की सफाई करते हैं, तो सामूहिक गतिविधियों में शामिल होते हैं, तो उसमें एक दूसरे के अंदर सहयोग की भावना विकसित होती है। तो ये सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से भी शिक्षण किया जाता है, और ये सभी पहलू सक्रिय शिक्षण के अंतर्गत आते हैं, जो कि एक योग्यता आधारित शिक्षा में उपयोग की जाती है। अब देखते हैं कि जो योग्यता आधारित शिक्षा है उसमें मूल्यांकन की क्या बात है। तो जो उसमें मूल्यांकन किया जाता है योग्यता आधारित शिक्षण में, वह है एक प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन और एक है उद्देश्य आधारित मूल्यांकन। तो जो प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन, देखिए यहाँ पे इन बिंदुओं को याद रखिए।
कि योग्यता आधारित शिक्षा में मूल्यांकन की पद्धतियां क्या ली गई। तो एक है प्रदर्शन आधारित और दूसरा है उद्देश्य आधारित। तो प्रदर्शन आधारित में क्या होगा कि चिंतन क्षमता, संवेदी कौशल, विश्लेषण क्षमता का आकलन किया जाता है। अर्थात बच्चे का जब मूल्यांकन होगा, इसका आकलन किया जाएगा, तो उसमें एक प्रदर्शन आधारित यानी कि जैसा बच्चा प्रदर्शन करेगा तो प्रदर्शन के आधार पर भी मूल्यांकन होगा। तो प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन में उसकी चिंतन क्षमता, संवेदी कौशल अर्थात गतिविधि संबंधित और विश्लेषण का अर्थ समझते होंगे कि किसी एक चीज को अलग अलग करके उसके हर एक बिंदु पे गहराई से अध्ययन करना ही विश्लेषण कहलाता है। तो बच्चा किसी विषय वस्तु पर कितना गहराई से उसके एक एक बिंदु पे बात करता है, तो उसका भी मूल्यांकन किया जा सकता है और किया जाता है। तो ये प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन है। वहीं पे देखा जाए उद्देश्य आधारित मूल्यांकन, तो जो यह योग्यता आधारित शिक्षा है उसमें उद्देश्य के आधार पर कैसे मूल्यांकन होता है, तो निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है यह आकलन। अर्थात योग्यता आधारित शिक्षा में कोई न कोई एक निश्चित उद्देश्य बनाया जाएगा, तो बालक उन उद्देश्यों को किस तरीके से प्राप्त कर रहा है। अर्थात बच्चे ने योग्यता आधारित शिक्षण के माध्यम से क्या उसने उन उद्देश्यों को प्राप्त किया है कि नहीं किया है, उसी का मूल्यांकन है ये। तो एक उद्देश्य आधारित मूल्यांकन होगा और एक होगा आपका प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन। आइए अगले बिंदु को देखें कि मूल्यांकन परिणामों की सुनिश्चितता। अर्थात जब योग्यता आधारित शिक्षा की बात की जाएगी तो उनका जो मूल्यांकन का परिणाम होगा वो कैसे सुनिश्चित होगा। तो निर्धारित मानकों की सुनिश्चितता, जो भी मानक उसके तय किए जाएंगे, और विद्यार्थियों द्वारा योग्यता का प्रदर्शन, जैसा बच्चा योग्यता लिया होगा, सीखा होगा, उसी के अनुसार प्रदर्शन करेगा। क्योंकि मैं इस पर डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमें परीक्षा नजदीक है हमारी और समय कम है, इसलिए आप इन बिंदुओं को तेजी से रिवीजन कर डालिए। वीडियो को आप जब क्लास खत्म हो जाए तो उसके बाद रिवीजन करिएगा, बार बार वीडियो को देखिएगा, थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखिएगा, लेकिन बार बार देखिएगा क्योंकि इनसे प्रश्न आ रहे हैं। आगे देखते हैं कि कक्षा प्रारंभ करने से पूर्व कभी भी, यानी कि योग्यता आधारित शिक्षा में कक्षा को शुरू करने से पहले 3 बिंदुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। कौन कौन से वो 3 बिंदु हैं, तो उन्हें क्या सीखने की आवश्यकता है, अर्थात बच्चे क्या सीखेंगे, उनकी क्या आवश्यकता है, इस बिंदु को ध्यान देना है। दूसरा है कि कौन सी मूल्यांकन प्रक्रिया को आप अपनाएंगे, और तीसरा है उनका मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। पहली बात कि सीखने की क्या आवश्यकता है, अर्थात बच्चे क्या सीखें, फिर उनके लिए कौन सी मूल्यांकन की प्रक्रिया की जाएगी, और फिर उसके बाद मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। प्रक्रिया अलग होती है और मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, अर्थात कि मूल्यांकन जैसे कहा जाए ग्रेडिंग पद्धति मूल्यांकन की है। अब आपने देखा होगा कि एक परसेंटेज का माध्यम होता है, तो इन दोनों में अंतर है। तो उसमें एक परसेंटेज, भिन्न भिन्न परसेंटेज के विद्यार्थी को ग्रेडिंग में एक ही में रखा जाता है, ए में रख दीजिए, मान लीजिए बी में रख दीजिए। तो ये देखिए मूल्यांकन के 2 तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं। तो यहाँ पे कक्षा प्रारंभ करने से पूर्व हमें 3 बिंदुओं को ध्यान में रखना है। किसके? योग्यता आधारित शिक्षा में क्या उन्हें क्या सीखना है, मूल्यांकन की कौन सी प्रक्रिया होगी, और उनका मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। आइए हम इसके अगले बिंदु को देखें। तो अगला बिंदु है कि योग्यता आधारित शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित 5 गतिविधियां होनी चाहिए, और योग्यता आधारित शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित, यह आपने 2 बार बिंदु हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। योग्यता आधारित शिक्षा के लिए 5 गतिविधियों की आवश्यकता है। कौन कौन सी 5 गतिविधियां हैं? पुनरावलोकन अर्थात रिव्यू करना है, यानी कि इसके आधार पर या इसके अंतर्गत हमें गतिविधियों को शामिल करना है। एक तो पुनरावलोकन, रिव्यू। पुनरावलोकन का अर्थ होता है कि पूर्व की चीजों का अवलोकन करना, पहले जो भी चीजें बन चुकी हैं उनका अवलोकन करने की बात है। फिर उनका प्रस्तुतिकरण की बात हो रही है, अर्थात प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट करना, प्रस्तुति।
अभ्यास प्रैक्टिस, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन कहावत है, तो यहाँ पे प्रैक्टिस की बात की जा रही है और उसको अप्लाई करना है। तो जो इसके अंतर्गत शिक्षा की बात है उसमें लागूकरण अर्थात जो आपने सीखा है उसको लागू करते हैं कि नहीं, अर्थात जो भी विधियां हैं उसको अप्लाई करना और फिर अंत में आपका मूल्यांकन। तो योग्यता आधारित शिक्षा के अंतर्गत हमें 5 गतिविधियां होनी चाहिए और इसका पालन करना है। क्या? पुनरावलोकन, प्रस्तुति, अभ्यास, लागूकरण इन अप्लाई और मूल्यांकन। इसके बाद हम लोग इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं, तो इसमें बहुत से प्रश्न ऐसे हैं, बहुत ज्यादा प्रश्नों पर हम ध्यान नहीं देंगे, समय अभाव है, लेकिन हाँ उन्हीं प्रश्नों को हम ध्यान देते हैं जिनके से संबंधित आपके प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आने के चांस बनते हैं, उनकी बात करेंगे। और आप उन प्रश्नों को, वीडियो जब समाप्त हो जाए तो आप उसको रोक रोक के प्रश्नों को स्वयं करिए हल, उसके बाद जो भी हम आंसर बताएंगे उसको आप करने का प्रयास करिएगा, देखने का प्रयास करिए। तो पहले आप स्वयं करिए रोक कर। प्रश्न पहला है कि शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों में अभ्यास के अवयवों को, यहां पे खाली स्थान है, यानी कि इसमें से कौन सा बिंदु सुटेबल होगा। एक बात और है, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं, केवीएस में भी आए हुए हैं, DTPLSB में आए हुए हैं, तो यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है, तो इन प्रश्नों का अभ्यास जरूर करिए क्योंकि इसके आधार पे ही वो प्रश्न बनाते हैं। तो कहा जा रहा है कि शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों में अभ्यास के अवयवों को प्रदान करने के लिए सम्मिलित किया जाता है। अभ्यास के लिए तो क्या सम्मिलित किया जाता है? प्रबंधन समस्या को सम्मिलित किया जाएगा अभ्यास के लिए, व्यावसायिक दक्षताओं का अर्जन करने के लिए, कि संस्थागत समस्याओं से संबंधित करने के अवसर, या मूल्य अभिविन्यास। तो यहाँ पे देखिए कि शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रमों में अभ्यास के अवयवों को प्रदान करेगा, तो अभ्यास के अवयवों को इनमें से किसे प्रदान करेगा, सम्मिलित करेगा, जिससे अभ्यास भी हो। तो यहाँ पे देखिए कि प्रबंधन की समस्या स्कूल की समस्या है, और जो कि चूंकि शिक्षक है तो पाठ्यक्रम में लाने की बात कह रहा है, तो क्या प्रबंधन की समस्या से कोई मतलब है बालक के विकास के लिए? व्यावसायिक दक्षताओं का अर्जन करना, देखिए ये बिंदु हो सकता है, कह रहा है कि व्यावसायिक दक्षताओं का अर्जन अर्थात बालक के अंदर व्यावसायिक अर्थात क्रियाओं को करने के लिए, अपने आगे के कार्यों को करने में दक्ष बनाने के लिए ही पाठ्यक्रम में वो जोड़ सकता है। तो पाठ्यक्रम में अभ्यास के लिए यह व्यावसायिक दक्षताओं का अर्जन, यानी कि बच्चे के अंदर व्यावसायिक क्रियाओं के प्रति कौशलता विकसित हो, उसकी बात की जा रही है। तो ये हो सकता है ऐसे। आगे देखा जाए, संस्थागत समस्याओं को संबंधित करने के अवसर, पाठ्यक्रम में उसको डालने की जरूरत नहीं है बालक के लिए। मूल्य अभिविन्यास की बात की जा रही है, तो यहाँ पे देखा गया तो इसका जो आंसर है वो बच्चे के लिए व्यावसायिक दक्षताओं का अर्जन, अर्थात बच्चा अपने अंदर दक्ष होगा व्यावसायिक क्रियाओं के लिए, इसकी बात की जा रही है। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं कि जो इसका दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अभिवृत्ति शब्द के अर्थ से निकटता से संबंधित है। तो जो अभिवृत्ति शब्द है, अभिवृत्ति क्या होता है कि बालक के अंदर किसी घटना, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु के प्रति कार्य करने की जो मानसिक तत्परता होती है वो अभिवृत्ति से संबंधित होती है। तो जो अभिवृत्ति है वह बहुत ही ज्यादा निकट होती है बालक से। कहाँ पे? तो योग्यता, उपलब्धि और क्षमता, ये आपके कह सकते हैं कि आपके अंदर जो है वो अनुभव और ज्ञान से कौशल का विकास, अर्थात कौशल के तहत हम इसको रख सकते हैं। और अभिवृत्ति शब्द के अर्थ निकट होता है आपका संभावना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है चौथा, संभावना। आइए देखते हैं तीसरे प्रश्न को। यहाँ पे आप तीसरा प्रश्न होना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं, तीसरा होना चाहिए, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने या भागीदारी करने से संबंध में से सही है, अर्थात सीखने से संबंधित है, एक दूसरे के अंदर सहयोग यानी भागीदारी से संबंधित है। तो कहा जा रहा है कि यह स्व शिक्षा और आत्म मूल्यांकन को बढ़ावा देता है। स्व शिक्षा और आत्म मूल्यांकन को बढ़ावा देता है, कौन सा? सीखने में। तो
कौन सा कथन सीखने में भागीदारी करने के संबंध में सही है, तो यह देखिए कि स्वशिक्षा और आत्म मूल्यांकन, सही बात है कि स्वशिक्षा और आत्म मूल्यांकन को बढ़ावा देते हैं। कौन? सीखने की भागीदारी के संबंध में। यह वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने का वास्तविक अनुभव है, सही है। और यह एक समस्या को हल करने के लिए वस्तु को व्यवहारिक कार्य के साथ सोच और तर्क को एकीकृत करने का एक तरीका। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन सीखने की भागीदारी से संबंधित है, तो यहाँ पे आपका सही होगा चौथा ऑप्शन। यहाँ पे आपका कौन सही है? चौथा ऑप्शन। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। एक शिक्षक प्राथमिक स्रोतों के आधार पर 1857 के विद्रोह पर परियोजना सौंपना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है? अर्थात 1857 के विद्रोह पर परियोजना देना चाहता है, तो इसमें से कौन से ऐसे स्रोत हैं जो प्राथमिक स्रोत नहीं है? तो यहां पे देखा जाए तो एक है उपन्यास, एक है मौखिक इतिहास, समाचार पत्र या पुरालेख और आत्मकथा है। यहाँ पे देखा जाए तो जो दूसरा, तीसरा और चौथा है, इनका संबंध जो है वह प्राथमिक स्रोत से है। इनका संबंध प्राथमिक स्रोत से है, लेकिन वही उपन्यास जो होता है ये क्या होता है? तो जो उपन्यास जब कोई होता है तो उसकी बात की जाए तो कोई भी व्यक्ति होता है, कोई भी लेखक होता है, वो जो उपन्यास लिखता है वो स्वयं से संबंधित होता है, और जब कोई व्यक्ति उस उपन्यास को पढ़ता है तो उसे महसूस होता है कि ये चीजें तो हमारे साथ घटित हो रही हैं। यहाँ पे स्वयं से संबंधित है उपन्यास, और जबकि मौखिक इतिहास, समाचार पत्र, पुरालेख और आत्मकथाएं ये सभी आपके प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं, जो कि 1857 की जो क्रांति हुई है उससे संबंधित हो सकते हैं, और उपन्यास स्वयं से संबंधित होते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। शैक्षणिक दौरों के दौरान अपने बच्चों से आपकी क्या अपेक्षा नहीं होनी चाहिए? अर्थात जो नहीं होनी चाहिए वही आपका आंसर सही होगा। नहीं वाले प्रश्न में नहीं वाले यानी कि गलत जो होते हैं वही आपके सही होते हैं। तो कहा जा रहा है कि बच्चों को दौरे का आनंद लेना चाहिए। कहा जा रहा है कि शैक्षणिक दौरे चल रहे हैं, यानी शैक्षणिक क्रियाओं के दौरान अपने बच्चों से आपकी क्या अपेक्षा नहीं होनी चाहिए? तो पहला है, बच्चों को दौरे का आनंद लेना चाहिए, बच्चों को अवलोकन करने और प्रश्न पूछने चाहिए, बच्चों को कोई भी प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, बच्चों को अवलोकन करके अपनी डायरी में प्रश्न लिख लेने चाहिए। यहाँ पे शैक्षणिक क्रियाओं या शैक्षणिक दौरे पे बच्चे गए हैं, यानी एजुकेशनल एक्सटेंशन पर गए हुए हैं, टूर जिसे कह रहे हैं, तो उसकी बात की जाए तो क्या उसके दौरान बच्चों को दौरे का आनंद लेना चाहिए? जाहिर सी बात है। आनंद लेने का अर्थ है कि वहां पे जाकर वहां पे घूमेंगे फिरेंगे और उन चीजों को देखेंगे समझेंगे, तो अच्छी बात है, लेना चाहिए, सही है। बच्चों को अवलोकन करने और प्रश्न पूछना चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि जब वह बच्चे उसी क्रिया के लिए गए हैं तो वहां पे ऑब्जर्वेशन करेंगे और प्रश्न पूछेंगे, सही है। बच्चों को कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। कौन सी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए? तो बच्चे प्रश्न नहीं पूछें, यही अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। अर्थात बच्चे प्रश्न पूछते हैं, अर्थात वो जिज्ञासा है उनके अंदर और वो सीखना चाहते हैं इसलिए पूछ रहे हैं। ये ऑप्शन आपका गलत है। बच्चों को अवलोकन करके अपनी डायरी में प्रश्न लिखना चाहिए, जाहिर सी बात है, इससे उसके ज्ञान के विकास होगा। इसका मतलब है कि कौन नहीं होना चाहिए, उसके अर्थ में आता है बच्चों को कोई भी प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। यह एक शैक्षणिक दौरे के दौरान गलत चीज है और वह गलती चीज को पूछ रहा है। अगले प्रश्न को देखा जाए कि कार्य शिक्षा से संबंधित गतिविधियों को योजना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन से बिंदु महत्वपूर्ण हैं? कहा जा रहा है कि रुचि जगाने का अवसर प्रदान करना। गतिविधि की योजना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन से बिंदु महत्वपूर्ण हैं? देखिए, आत्म अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना। यहां पे देखा जाए
तो कार्य शिक्षा से संबंधित गतिविधियों में योजना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन से बिंदु महत्वपूर्ण हैं? तो रुचि जगाने का अवसर प्रदान करना सही है, आत्म अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना भी सही है, बच्चे अपनी अभिव्यक्ति कर सकेंगे, और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक होना। यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन सही हैं, 1, 2 और 3। आपका इसमें पहला आंसर सही है, यानी कि 7वें में कहा पहला। स्कूल में दिन के आरंभ में निम्न में से कौन सी गतिविधि करना न्यूनतम उपयुक्त है? न्यूनतम उपयुक्त का अर्थ होता है कि वो सही नहीं है, बहुत रेयर केस में सही हो सकता है, लेकिन वो उपयुक्त नहीं है, वो कभी कभी हो सकता है, नहीं तो करना नहीं चाहिए। क्या? प्रश्नोत्तरी। आप स्कूल में शुरुआती दौर में प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं, बच्चों के अंदर जिज्ञासा दे सकते हैं, दिन भर की क्रियाओं प्रश्नों के माध्यम से उन्हें दे सकते हैं। एकत्र होना, गृह कार्य देना और शारीरिक प्रशिक्षण। आपने देखा होगा विद्यालयों में कि शारीरिक प्रशिक्षण कराते हैं लोग, योगा कराते हैं, ये सब चीजें तो शुरू हो जाती हैं, प्रेयर के समय भी कराई जाती हैं। तो यहाँ पे देखा जाए कि शुरुआती ही दौर में गृह कार्य नहीं दिया जाता है। गृह कार्य बच्चों को कब दिया जाता है? जब क्लास का अंतिम समय, यानी कि जब छुट्टी होने की बात आती है बच्चों की, उस समय गृह कार्य दिया जाता है, ताकि वो जाकर बच्चे उस गृह कार्य को, जैसे ही दिया जाएगा तो घर पे जाएंगे, पहुंचेंगे तो वहां पे तुरंत उस कार्य को करना शुरू कर देते हैं। अगर आप प्रारंभ में ही दे देंगे तो बच्चे भूल जाएंगे, उनके ऊपर उसका प्रभाव कम रहेगा, लेकिन जब घर जाते हैं उसी समय अगर देते हैं तो बच्चों के मस्तिष्क पर वह गृह कार्य रहेगा। अर्थात शुरुआती दौर में यह करना उचित नहीं है। अब वही पूछ रहा है कौन न्यूनतम उपयुक्त है, तो गृह कार्य करना ही न्यूनतम उपयुक्त है, इसे दिया नहीं जा सकता। अगर दे सकते हैं तो दीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन ये न्यूनतम है। प्राथमिक तौर पर अनुरूपण और प्रदर्शन, अनुरूप करना, अपने अनुरूप करना, उस क्रिया के अनुरूप करना, और प्रदर्शन स्तर वीडियो की अपेक्षा किसे तरजीह दी जानी चाहिए? वीडियो की अपेक्षा किसे तरजीह दी जानी चाहिए? पठन को तरजीह दी जानी चाहिए, लेखन को, हस्त अनुभव, मानसिक कार्य। यहाँ पे देखिए, अनुरूप करना, प्रदर्शन स्तर की वीडियो की अपेक्षा तरजीह दी जानी चाहिए हस्त अनुभव को। हस्त अनुभव को इसलिए दी जानी चाहिए क्योंकि बालक जो है या व्यक्ति जो है, जब वो हाथ से क्रिया अर्थात क्रिया करता है तो उसके अनुभव में वृद्धि होती है, और अनुभव में वृद्धि जब होती है तो आप जानते हैं कि अनुभवों से और ज्ञान से ही बालक का विकास होता है। तो हाथ से जब क्रिया करता है तो क्रिया करने की बात है, तो जो ज्ञान होता है वो उसका स्थायी होता है, इसलिए हस्त अनुभव की बात की जाएगी। यहाँ पे तरजीह दी जानी चाहिए हस्त अनुभव। अगले प्रश्न को देखें। सीखने का कौन सा तरीका शिक्षार्थी को रट्टा मारने से दूर रखता है? एक होती है विषय केंद्रित दृष्टिकोण और एक है योग्यता आधारित दृष्टिकोण। तो जो विषय केंद्रित दृष्टिकोण होता है, यह केवल विषय पर फोकस करता है, पाठ्यवस्तु पर फोकस करता है और चाहता है कि इसमें बच्चे इसको रटें, समझे, याद करें और अच्छे नंबर लाएं। लेकिन योग्यता आधारित दृष्टिकोण जो होता है, इसमें पाठ्यवस्तु जो होती है वो नगण्य हो जाती है। ये कहें कि जो पाठ्यवस्तु है उस पर काम कम, बच्चे की योग्यता पे ज्यादा काम किया जाता है। अर्थात जिस तरीके की योग्यता है उस तरीके का विकास की बात की जाती है। लेकिन विषय केंद्रित में क्या होता है कि विषय पे अधिक बल दिया जाता है, अर्थात विषय को रटने पर बल दिया जाएगा। और यहाँ पे कह रहा है कि रट्टा मारने से दूर रखती है, तो वो है आपकी योग्यता आधारित दृष्टिकोण। तो यहाँ पे आपका सेकेंड, हाँ, केवल फर्स्ट, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शिक्षा की सफलता के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है? शिक्षा की सफलता के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है। ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकें, स्वयं की गरिमा और सकारात्मक योग्यता आवश्यक है, समझ का दायरा आवश्यक है, सृजन योग्यता, ये तीनों सही है। यहाँ पे पाठ्यवस्तु थोड़ा दूर है, तो इसलिए हमको यहाँ पे एक ऑप्शन सही है। क्योंकि ये सभी चीजें उत्तरदायी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, तो ये चीजें जरूरी हैं, ये कम है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आपका एक सही है। निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी शिक्षा में महात्मा गांधी द्वारा दिए गए 3H में नहीं आता है? महात्मा गांधी के द्वारा 3H, आपने जाना होगा कि 3H क्या है? हेड है, हार्ट है और हैंड है। हेड,
हार्ट और हैंड, ये 3H में शामिल है। तो हेड यानी सिर, हार्ट माने हृदय, हैंड माने हाथ, ये तो 3H में शामिल हो गए। 3H में यही शामिल नहीं, इसलिए ऑप्शन इसका चौथा है। आइए हम लोग अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। अगला जो हम लोगों का जो सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है वो दिया है प्लानिंग फॉर टीचिंग, अर्थात ये अति महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसको ऐसे समझे कि जब कभी भी एक शिक्षक जो है वो शिक्षण क्रिया करता है तो उससे पहले कौन कौन सी योजनाएं, कौन कौन सी क्रियाएं, कौन कौन से शिक्षण विधियों को अपनाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो उसी से संबंधित ये बिंदु है। कहा जा रहा है कि प्लानिंग फॉर टीचिंग अर्थात शिक्षण के लिए योजना। आप जानते हैं कि जो शिक्षण क्या है, तो शिक्षण एक तरह से प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम एक दूसरे के व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। तो शिक्षण टू वे प्रोसेस यानी कि द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, लेकिन कुछ महोदयों के अनुसार यह त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो शिक्षण होता है इसके माध्यम से एक दूसरे के व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो क्या कहा जा रहा है कि शिक्षण क्या है, एक पारस्परिक प्रक्रिया अर्थात एक दूसरे के माध्यम से चलती है। तो यह पारस्परिक प्रक्रिया है जो सीखने में वृद्धि करती है। अर्थात ये कहें कि शिक्षण क्या है, तो शिक्षण एक पारस्परिक प्रक्रिया है जो सीखने यानी कि ज्ञान में, या ये कहें कि अनुभव में वृद्धि करती है, व्यवहार में परिवर्तन करती है। और योजना क्या होती है, तो योजना भी एक बौद्धिक प्रक्रिया है जो भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो कहते हैं कि भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और यह कैसी है, तो यह एक बौद्धिक प्रक्रिया। तो यहाँ पे देखा जाए, सामान्य तौर पर अर्थ लगाया जाए तो शिक्षण क्या है, तो सीखने में वृद्धि करना। तो जो शिक्षक है वह शिक्षण के माध्यम से सीखने में वृद्धि करता है, और यह सीखने में वृद्धि करने के लिए ही भविष्य में जो कार्यक्रम होंगे उसकी रूपरेखा तैयार करना ही शिक्षण के लिए योजना है। तो यहाँ पे देखा गया कि जो शिक्षण के लिए योजना है उसके कितनी योजनाएं बनाई जा सकती हैं, तो मुख्य रूप से 3 प्रमुख योजनाओं की बात की जाती है। तो जो प्लानिंग फॉर टीचिंग है मुख्य रूप से 3 योजनाएं कौन कौन सी, एक है आपकी वार्षिक योजना जिसको कि हम ईयर प्लान कहते हैं, दूसरा है इकाई योजना जिसे हम यूनिट प्लान कहते हैं, और एक है आपका पाठ योजना जिसे हम लेसन प्लान कहते हैं। हम सभी बिंदुओं पर एक सरसरी नजर डालेंगे ताकि जो भी प्रश्न इससे बनते हों वो हम आसानी से कर सके। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि वार्षिक योजना क्या है। अच्छा, वार्षिक योजना, इकाई योजना और पाठ योजना, इन सब में देखा जाए तो जो एक शिक्षक के लिए पाठ योजना है ये काफी ही महत्वपूर्ण होती है, और इसी के आधार पे बच्चे का व्यवहार या बच्चे में जो भी परिवर्तन करना होता है वो किया जाता है। उसके पहले ये सारी योजनाएं जरूरी होती हैं, यह भी महत्वपूर्ण है। तो इनके बारे में भी अध्ययन करते हैं, और फिर साथ में पाठ योजना का, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। आइए देखते हैं कि वार्षिक योजना क्या है, और इससे प्रश्न आए हुए हैं, इस चैप्टर से प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए इसको बहुत सावधानी से समझिएगा। कहा जा रहा है कि यह शिक्षण की ऐसी दीर्घकालीन, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इसका कि इससे यहां से प्रश्न डायरेक्ट आया हुआ है कि वार्षिक योजना किस तरह की योजना है, अल्पकालीन है कि दीर्घकालीन। तो देखते हैं कि यह शिक्षण की ऐसी दीर्घकालीन योजना है जो विद्यालय में पूरे एक सत्र की बात की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इसका क्या, कि दीर्घकालीन योजना है, यह एक सत्र के लिए बनाई जाती है, और वार्षिक योजना में शिक्षक संपूर्ण सत्र की विभिन्न गतिविधियों का ब्यौरा रखता है। यानी कि वार्षिक योजना जो कि दीर्घकालीन योजना होती है, यह एक सत्र के लिए बनाई जाती है जो कि शिक्षक के द्वारा बनाई जाती है, और उसमें जो विभिन्न गतिविधियां होंगी वर्ष की, साल भर की, उसका पूरा उसमें विवरण प्रस्तुत किया जाता है, जो कि पहले से ही है, इसलिए यह प्लान है। प्लान इसलिए क्यों, क्योंकि शिक्षक एक साल भर की योजना बना रहा है, इसलिए कहा जा रहा है इसे ईयर प्लान। इसकी क्या विशेषताएं हैं, यह लचीली, व्यापक तथा समस्त कक्षाओं से संबंधित होती है, यानी कि हर एक कक्षा में
ईयर प्लान यानी कि हर एक कक्षा के लिए ईयर प्लान बनाया जाता है। यह विद्यालय के लिए साधनों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, अर्थात जो भी ईयर प्लान बनाए जाएंगे, वार्षिक योजना बनाई जाएगी, वो विद्यालय के पास कौन कौन से संसाधन है उसको देखते हुए ईयर प्लान बनाए जाते हैं। ऐसा ना हो कि ऐसा ईयर प्लान बना दें जो कि विद्यालय के पास वे संसाधन नहीं हो और आप प्लान बना दिए हैं, तो उसमें क्या होगा कि जो शिक्षण प्रक्रिया है वो बाधित होगी और आप अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसमें विद्यार्थियों की शारीरिक व मानसिक योग्यता तथा अध्यापक की योग्यता का ध्यान रखा जाता है। ईयर प्लान यानी वार्षिक योजना में किन किन चीजों का, तो विद्यार्थियों की शारीरिक योग्यता, उनकी मानसिक योग्यता तथा अध्यापक की भी योग्यता को ध्यान में रखा जाता है। अर्थात ऐसा न हो कि कोई भी अध्यापक को वैसी कार्य दे दिया जाए, वैसे कार्य दिया जाए जिसको वो करने में असमर्थ हो। अर्थात योग्य, जब भी ईयर प्लान बनाया जाएगा तो शिक्षक की योग्यता को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इसमें समस्त शिक्षकों की सत्र के लिए बनाई गई सभी योजनाओं में समन्वय रहता है। तो कहा जा रहा है कि इसमें समस्त शिक्षकों की सत्र के लिए बनाई गई सभी योजनाओं में, यानी कि जितने तरह की योजनाएं बनाई जाएंगी उसमें एक दूसरे के बीच में समन्वय यानी कि सामंजस्य, यानी कि एक दूसरे से संबंध होता है, कोरिलेशन होता है। आइए देखते हैं कि वार्षिक योजना का महत्व क्या है। तो ये जो वार्षिक योजना यानी कि ईयर प्लान है, इसका क्या महत्व है, तो वार्षिक योजना सत्र भर के शिक्षण कार्य को एक निश्चित दिशा देता है, अर्थात निश्चित दिशा मिलती है। अर्थात वार्षिक योजना से पूरे सत्र भर यानी एक साल के कार्य को एक निश्चित दिशा मिलती है और शिक्षकों के आत्म मूल्यांकन में भी सहायक है। आत्म मूल्यांकन में सहायक ये होता है कि जब वार्षिक योजना शिक्षक बना लेता है तो अब उसको कौन कौन सी गतिविधियां करनी है, किस तरीके की कार्य योजनाओं के साथ अपने शिक्षण को चलाना है, करना है, तो उस लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस वार्षिक योजना से उन्हें प्राप्त हो जाता है, पता चल जाता है, जिससे उनका आत्म मूल्यांकन अर्थात जो योजना बनाए थे क्या वो सही तरीके से लागू हुई, क्या वो सही तरीके से चली, इसका भी पता चल जाता है। शिक्षक के विषय की समुचित तैयारी कर सकता है, अर्थात शिक्षक जो है इस ईयर प्लान के माध्यम से पूरा एक साल उसको क्या पढ़ाना है उसकी जानकारी हो जाती है और उसकी समुचित तैयारी कर लेता है। विद्यार्थी को सत्र की समुचित तैयारी करा सकता है, एक तो स्वयं अपनी तैयारी कर लेता है और साथ में बच्चों के एक सत्र की पूरी तैयारी वो बच्चों की भी करा सकता है, क्योंकि उसने उसकी प्लानिंग कर रखी है और उस प्लान के तहत अपने क्रियाकलाप को करता है। आइए देखते हैं वार्षिक योजना के निर्माण के सोपान, यानी कि वार्षिक योजना जब बनाएंगे तो उसके कौन कौन से सोपान होंगे। तो वहां पे देखिए कि सबसे पहले पाठ्य वस्तु का विश्लेषण किया जाएगा। पाठ्य वस्तु कैसी है, अर्थात वो क्या चीजें पढ़ानी हैं, उनमें कौन कौन सी चीजें निहित हैं, उसका विश्लेषण करेगा और उनका विभाजन करेगा कि किस तरीके से कब कब किन चीजों को बताई जाएगी। वर्ष भर में ही वो पहले ही प्लानिंग कर लेगा वर्ष भर की योजनाओं को। कार्य दिवसों तथा कालांशों की गणना। कालांशों की गणना क्या है कि कार्य दिवस, कितने कार्य दिवस हैं और उसमें कितने कालांश होंगे, समय अवधियों में बांटेंगे उसको। प्रति इकाई कालांशों का निर्धारण करना, ये भी उसका निर्माण के सोपान है, अर्थात पाठ्य वस्तु का विश्लेषण, विभाजन, फिर कालांशों की गणना, फिर प्रति इकाई कालांशों का निर्धारण, फिर अपेक्षित उद्देश्यों का निर्धारण और फिर अपेक्षित उद्देश्यों का निर्धारण हो जाएगा। फिर उसके बाद उपसत्र योजना। उपसत्र योजना का अर्थ होता है कि जो एक वर्ष होता है उस वर्ष को हम छोटे छोटे भागों में करते हैं। तो कैसे छोटे छोटे भाग होंगे, उसके उपसत्र बनाए जाएंगे। तो एक है जुलाई से सितंबर, यहां पे देखिए हाँ, यहां पे है आपका जुलाई से सितंबर, फिर अक्टूबर से दिसंबर और जनवरी से अप्रैल। यानी कि यहाँ पे मुख्य रूप से 3 सत्रों की बात की जा रही है, यानी कि वर्ष को हम 3 सत्रों में बांटेंगे, यानी कि 3 भागों में बांटकर अपनी शिक्षण योजनाओं को बनाने का प्रयास करते हैं। और शिक्षण सामग्री का उपयोग, अर्थात जब वर्ष भर की योजना बनाएंगे तो उनमें किन किन शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग किया जाएगा उनका भी निर्धारण हो जाता है। तो यह है आपके वार्षिक योजना के सोपान।
ये है आपके वार्षिक योजना की एक तालिका है कि एक वार्षिक योजना जैसे पढ़ाना है वो कैसे बनाएंगे। तो पाठ्य वस्तु है, उसके ज्ञान कौशल और ज्ञान प्रयोग और कालांश की बात की गई है, उसको सिस्टम से एक नज़र दौड़ा लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन हाँ इसको थोड़ा देख लीजिएगा ध्यान से। अब आते हैं हम लोग इकाई योजना, जिसको कि हम लोग यूनिट प्लान कहते हैं। यूनिट प्लान क्या है और यह कैसे बनता है और क्या इसकी उपयोगिता है। तो देखा जाए तो इकाई योजना सीखने की गतिविधियों का उचित चयन है जो किसी विशेष इकाई की पूर्ण तस्वीर पेश करता है। यहाँ पे इकाई योजना के बारे में बताया जा रहा है कि ये सीखने की गतिविधियों का उचित चयन है, किस किस गतिविधियों के माध्यम से हम सीखेंगे और किसी विशेष इकाई का पूर्ण रूप से तस्वीर प्रस्तुत करता है। इसमें ऐसे प्रकरणों तथा अनुभवों को रखा जाता है जो परस्पर संबंधित होती हैं। अर्थात इकाई योजना में एक दूसरे से संबंधित प्रकरणों तथा अनुभवों को रखा जाता है जो परस्पर संबंधित हो, जिन्हें एक साथ पढ़ाया जा सके। जैसे बुद्धि, व्यक्तित्व, भूकंप एक इकाई है। अर्थात जैसे बुद्धि की बात करिए, बुद्धि किसे कहते हैं, बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं, बुद्धि के आधार पर व्यक्ति कैसे होते हैं, उनके क्या लक्षण पाए जाते हैं, बुद्धि के कौन कौन से सिद्धांत हैं, इन सभी चीज़ों को जैसे पढ़ाना है तो उसको एक इकाई योजना बना लेंगे। अब उसमें मान लीजिए आपको पढ़ाना है बुद्धि के सिद्धांत या बुद्धि किसे कहते हैं, बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, ये उसके अंदर छोटे छोटे पाठ्य योजना हो जाएगी। अभी ये क्या है, इकाई योजना। तो पूरा बुद्धि का पूरा खाका तैयार कर लेते हैं। व्यक्तित्व किसे कहेंगे, व्यक्तित्व के प्रकार, भूकंप कैसे आते हैं, किन कारणों से आते हैं, कौन कौन सी तरंगें निकलती हैं, कैसे वो प्रभावित करती हैं, कैसे उनसे बचा जाता है, इसका पूरा खाका हम भूकंप में तैयार करेंगे और उसके लिए छोटे छोटे पाठ बनाएंगे और उसका शिक्षण करते। तो पूरा विषय वस्तु जो होती है उसका पूरा खाका तैयार कर लिया जाता है। किसके अंतर्गत, इकाई योजना के तहत। अब जो इकाई योजना है, यूनिट प्लान है, इसके प्रकार क्या है, कितने हैं। तो जो इकाई योजना है उसके मुख्य रूप से दो प्रकार हैं। एक है विषय वस्तु की इकाई योजना और एक है अनुभव की इकाई योजना। यहाँ पे याद रखिए कि जो यूनिट प्लान होगा उसे हम दो प्रकार से बांटेंगे, दो भागों में बांटेंगे, एक विषय वस्तु के आधार पे और एक हमारा अनुभव के आधार पे। विषय वस्तु के आधार पे पुनः इसे हम तीन भागों में बांटते हैं, एक पाठ आधारित, एक सूत्र या सिद्धांत पे आधारित और एक मॉरिसन की इकाई योजना, जो मॉरिसन महोदय ने जो अपनी इकाई योजना दी है उसके आधार पर, और एक अनुभव के आधार पे। तो अनुभव के आधार पे भी हम इसे तीन भागों में बांटते हैं, उद्देश्य आधारित, रुचि आधारित और आवश्यकता आधारित। इन बिंदुओं को आप याद कर लीजिए, इनसे प्रश्न आने की संभावना बनती है। इकाई योजना के सोपान, ये रिस्क महोदय हैं, उन्होंने जो इकाई योजना है वो इस तरीके से बनेंगे, इस क्रम में बनेंगे, उसकी बात उन्होंने की। तो उन्होंने कहा कि इकाई योजना के मुख्य रूप से, जो कि रिस्क महोदय के अनुसार यहाँ बात की जा रही है, और भी तरीके हो सकते हैं लेकिन यहाँ पे बात रिस्क महोदय के अनुसार हो रही है। तो जो पहला है उद्देश्य का चयन। वैसे सामान्य तौर पर जब भी कोई प्लान बनाया जाता है तो उसमें उद्देश्य का निर्धारण होना चाहिए। बिना उद्देश्य का जो भी प्लानिंग होगी उसमें कमी पाई जाएगी और उसको हम सही तरीके से उसका क्रियान्वयन नहीं कर पाएंगे, सही दिशा नहीं दे पाएंगे। तो उद्देश्य का निर्धारण, क्योंकि उद्देश्य के आधार पर ही आपके क्रियाकलाप निश्चित होते हैं। बिना उद्देश्य के कोई भी क्रियाकलाप सही से नहीं हो सकता। हमें पढ़ाई कर रहे हैं, एक उद्देश्य है हमारा शिक्षक बनना, उसके आधार पे कर रहे हैं। किसी को पुलिस की तैयारी करनी है, किसी को IAS की करनी है, किसी को PCS की करनी है, तो उसके आधार पर ही वो क्रियाकलाप करता है। तो अर्थात तैयारी कैसे होगी, उद्देश्य के आधार पे। तो पढ़ाने का काम, शिक्षण का कार्य भी उद्देश्य के आधार पे होता है। तो उद्देश्य का चयन, फिर इकाई खंडों का विभाजन कर लेते हैं, फिर इकाई खंडों का विकास खंड के विशिष्ट उद्देश्य का चयन और प्रत्येक खंड के क्षेत्र का निर्धारण। तीसरा पॉइंट, यहाँ पे हम पहला, दूसरा, तीसरा। आइए चौथे सोपान की बात करें तो उपयुक्त विद्यार्थी यानी क्रियाओं का चयन, यानी कि जो विद्यार्थी हैं उनके लिए उपयुक्त क्रियाओं का फिर चयन करेंगे। और उसके बाद पांचवा जो सोपान है वो इकाई की प्रस्तावना के लिए तैयारी, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए व्यवस्था। अर्थात
इकाई योजना में जो पांचवा सोपान है उसमें क्या है कि प्रस्तावना के लिए तैयारी और साथ में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए व्यवस्था। जो बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है उसको ध्यान देकर इस इकाई योजना का तैयार किया जाता है। प्रगति का मूल्यांकन और लास्ट में आप संदर्भ पुस्तकों तथा शिक्षण सामग्री, यानी कि जो लास्ट सोपान होगा इकाई योजना का उसमें हम रखेंगे कि कौन कौन सी पुस्तकों का हम अध्ययन करेंगे और कौन कौन से शिक्षण सामग्री उसमें उपयोग की जाएगी। आइए देखते हैं इकाई योजना की रूपरेखा। तो इकाई योजना की जो रूपरेखा है आप इस तरह से बनाएंगे और अपने इकाई योजना के कार्य को संचालित करेंगे। आइए अब देखते हैं पाठ्य योजना। पाठ्य योजना क्या है? एक शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आपकी पाठ्य योजना। दोनों महत्वपूर्ण हैं, ईयर प्लान भी और यूनिट प्लान भी, लेकिन सबसे ज़्यादा क्रियाकलाप में और सबसे ज़्यादा समस्या उत्पन्न होती है वो होती है पाठ्य योजना। तो क्या है लेसन प्लान, पाठ्य योजना? इससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं उनकी भी बात करेंगे। सबसे पहले इनके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्या कहते हैं कि पाठ्य योजना शिक्षक द्वारा अपनी पाठ्य वस्तु, अधिगम और शिक्षण सिद्धांतों को ध्यान में रखकर शिक्षण पूर्व चिंतन के आधार पर बनाई गई लिखित योजना को हम पाठ्य योजना कहते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि शिक्षक द्वारा बनाई जाएगी और किसके लिए? अपनी पाठ्य वस्तु, अधिगम और शिक्षण सिद्धांत को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी और रखकर शिक्षण पूर्व यानी कि शिक्षण से पहले चिंतन के आधार पर। चिंतन किसका करेंगे? सबसे पहले तो चिंतन यही करेंगे कि किस बच्चे को हमको पढ़ाना है, सिखाना है। अब उस बच्चे के लिए कौन कौन से, उनका क्या पूर्व में अनुभव है, ज्ञान है, पूर्व ज्ञान की बात करेंगे। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि उनके चिंतन के आधार पर एक शिक्षक के द्वारा पाठ्य योजना बनाई जाती है। पाठ्य योजना की उपयोगिता एवं महत्व की बात करते हैं। तो पाठ्य योजना का क्या महत्व है? तो जो पाठ्य योजना है उसका शिक्षण के लिए उद्देश्य की स्पष्टता। जब आप पाठ्य योजना का निर्माण कर देते हैं तो जो शिक्षण होता है उसके उद्देश्य स्पष्ट हो जाते हैं और जब उद्देश्य स्पष्ट हो जाते हैं तो उसके आधार पे आप विषय वस्तु को चयन कर लेते हैं, अर्थात विषय वस्तु का चयन हो जाता है। तो ये हो जाता है विषय वस्तु की स्पष्टता। फिर शिक्षण विधि का चयन। पाठ्य योजना में हम किस शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे? जो भी शिक्षण विधियां होती हैं उन शिक्षण विधियों में किस शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे, यह इसके पाठ्य योजना के उपयोगिता और महत्व को दर्शाता है। शिक्षण सहायक सामग्री का चयन एवं निर्धारण, अर्थात हम पहले से ही यानी कि पाठ्य योजना जब बनाते हैं उसी समय हमें शिक्षण सहायक सामग्री का चयन हो जाता है और उसका हम निर्धारण कर लेते हैं और उसी शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से बच्चों का शिक्षण करते हैं। क्योंकि सहायक सामग्रियों के माध्यम से जब हम शिक्षण करते हैं तो ऐसा ज्ञान स्थायी होता है और व्यवहार परिवर्तन परक होता है। शिक्षक तथा शिक्षार्थी क्रियाओं का निर्धारण। तो जो शिक्षक है और शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी है उनकी क्रियाओं का भी निर्धारण हो जाता है इस पाठ्य योजना में। तो अपने अपने क्रियाओं को सब लोग करने लगते हैं सही तरीके से। वहीं पे समय और शक्ति का सदुपयोग। जब कभी भी पाठ्य योजना बन जाती है एक उद्देश्य के अनुसार तो जो समय है और शक्ति है उसका सदुपयोग हो जाता है, अर्थात समय का जो अपव्यय होता है वो समय बच जाता है और जो शक्ति होती है शिक्षक की और विद्यार्थी की, उन दोनों लोगों की शक्तियों का भी सदुपयोग हो जाता है। फिर उसके बाद जैसे ही पाठ्य योजना बन जाती है तो मूल्यांकन आसानी से हो जाता है, मूल्यांकन संभव हो जाता है और फिर उसमें गृह कार्य का भी आयोजन होता है। अर्थात बच्चों को क्या गृह कार्य दिया जाए उसका भी उसमें समावेश होता है। आइए आगे देखते हैं कि पाठ्य योजना के उपागम, अप्रोचेज ऑफ लेसन प्लान। तो कौन कौन से पाठ्य योजना के उपागम हैं? उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो होते हैं वो हर्बर्ट महोदय हैं। हर्बर्ट महोदय ने पाठ्य योजना से संबंधित जो क्रम दिए हैं और उस क्रम पर आज भी कार्य किया जाता है। प्राचीन है, पहले के दिए हुए हैं, लेकिन आज भी उसके आधार पर शिक्षण कार्य किया जा रहा है। तो जो हर्बर्ट महोदय की जो
पाठ्य योजना है उसका जो प्रारूप है वो क्या है? तो हर्बर्ट महोदय की जो योजना है उसका प्रारूप है कि यह पाठ्य वस्तु केंद्रित है। पहली बात है तो पाठ्य वस्तु केंद्रित। दूसरा कि इसमें प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया जाता है। हर्बर्ट की योजना में सबसे पहले ध्यान देना है कि अधिकांशतः हम पंचपदी प्रणाली की बात करते हैं, लेकिन उनकी जो हर्बर्ट योजना है वो किस प्रारूप पर आधारित है इसको जानना आवश्यक है, क्योंकि इसी पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। तो कहा जा रहा है कि यह पाठ्य वस्तु केंद्रित है, यह प्रस्तुतिकरण पर आधारित है और विद्यार्थियों की रुचियों, अभिवृत्तियों, मूल्यों तथा संबंधों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसे याद रखिएगा। क्या कि उनकी रुचियों, अभिवृत्तियों, मूल्यों पर और संबंधों पर ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि यह पाठ्य वस्तु केंद्रित है। पाठ्य वस्तु को ही रटाना सिखाना है, इसीलिए कहा जाता है कि यह रुचियों, अभिवृत्तियों, मूल्यों पर ध्यान नहीं देते। इसमें स्मृति स्तर के शिक्षण को विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि यह पाठ्य वस्तु केंद्रित है, इसलिए स्मृति स्तर यानी कि रटने पर बल देती है। इसी को कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों के रटने पर अधिक बल दिया जाता है। तो ये उसके प्रारूप हैं, वो भी किसके अनुसार? हर्बर्ट महोदय के अनुसार। और आज भी परिवर्तन करके हर्बर्ट की जो पंचपदी प्रणाली होती है, जो उन्होंने स्टेप दिया, उसी के आधार पर ही पाठ्य योजना का निर्माण भी हो रहा है और सामान्यतः शिक्षण कार्य भी चलता है। इनके जो सैद्धांतिक आधार हैं क्या है? तो संचित ज्ञान सिद्धांत, जो हर्बर्ट महोदय ने अपना सिद्धांत दिया शिक्षण के लिए, पाठ्य योजना के लिए, उसका जो सैद्धांतिक सिद्धांत है वो कहते हैं कि ज्ञान बाहर से दिया जाता है और वह संचित होता रहता है। इनके अनुसार संचित ज्ञान सिद्धांत कहता है कि जो ज्ञान है वो बाहर है, बाहर से ही बालक के मस्तिष्क में लाया जाता है। इसलिए पाठ्य वस्तुओं का निर्माण करें और पाठ्य वस्तुओं में जो चीजें रहेंगी उनको शिक्षण के माध्यम से बच्चे के अंदर डाला जाएगा। लेकिन जब दर्शन में जाएंगे और भी चीजें बात करेंगे तो कहा जाता है ज्ञान अंदर है, ज्ञान का विकास अंदर होता है। लेकिन हर्बर्ट महोदय कह रहे हैं, भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अंदर है ज्ञान, लेकिन हर्बर्ट महोदय के अनुसार क्या है कि ज्ञान बाहर है और उसे संचित होता रहता है। यदि नवीन ज्ञान को पूर्व संचित ज्ञान से संबंधित करके शिक्षण किया जाए तो अधिगम प्रभावशाली तथा स्थायी होता है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बताए जा रहे क्या कि यह नवीन ज्ञान को पूर्व संचित ज्ञान से जोड़ा जाए। तो यही बात होती है शिक्षण प्रक्रिया में, हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु यही आता है कि हमको पूर्व ज्ञान से जोड़कर शिक्षण करना है। पूर्व ज्ञान यानी कि बच्चा पहले से क्या जानता है और उससे हम नवीन चीज को जोड़ेंगे तो बच्चा उसे तेजी से सीखता है। अचानक एकदम नई चीज देने पर बच्चे को वो सीखने के लायक नहीं रह जाती, अर्थात बच्चा उसमें रुचि भी नहीं लेता है। पाठ्य योजना के सोपान, जो हर्बर्ट महोदय हैं, इन्होंने पाठ्य योजना बनाई, इसको 5 पदीय या पंचपदीय प्रणाली कहते हैं और इसी पर पाठ्य योजना का निर्माण हुआ है। वो 5 पदीय प्रणाली है। पहला है योजना, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, तीसरा है तुलना एवं समरूपता और सामान्यीकरण और 5वां है प्रयोग। तो यह जो पंचपदीय प्रणाली है इसके आधार पर ही लेसन प्लान बनाए जाते हैं परिवर्तन करके। तो योजना का अर्थ क्या होता है कि जो शिक्षक है वो पाठ्य वस्तु को चेतन मस्तिष्क में लाता है, अर्थात योजना बनाता है। तो जो पाठ्य वस्तु उसको चेतन मस्तिष्क में लाएगा, उसके प्रति योजना यानी कि कैसे कैसे कब कब क्या पढ़ाना है उसके लिए वो योजना बनाएगा और उसे क्रमबद्धता तय करता है, अर्थात क्रम तरीके से व्यवस्थित करता है। प्रस्तुतिकरण कैसे करेगा? तो बच्चे के पूर्व ज्ञान से जोड़कर प्रस्तुतिकरण करता है। तो प्रस्तुतिकरण में पूर्व ज्ञान से संबंध, विकासात्मक तथा बोध प्रश्नों से प्रस्तुतिकरण का अर्थ यह हुआ कि जो शिक्षक है वह बच्चों के सामने जब शिक्षण की प्रक्रिया करेगा तो बच्चे के पूर्व ज्ञान से प्रश्नों के माध्यम से करेगा, अर्थात बच्चों से प्रश्न पूछेगा और बच्चे से प्रश्न उसी तरीके का पूछेगा जो बच्चे उससे जानते हों। ऐसा न हो कि प्रश्न बच्चे न जानते हों। फिर उसका सामान्यीकरण, अर्थात 2 या अधिक तथ्यों से निष्कर्ष निकालना यानी कि दूसरे में प्रयोग करना ही कहलाता है सामान्यीकरण, अधिगम निकालना। यहाँ पे देखा जाए कि योजना, प्रस्तुतिकरण, तुलना एवं समरूपता, सामान्यीकरण
और अंत में आता है प्रयोग, अर्थात सीखे हुए ज्ञान का वह उपयोग करने लगे। तो ये हर्बर्ट महोदय ने पंचपदीय प्रणाली बताई और इसी के आधार पे पाठ्य योजना का निर्माण किया जाता है, जो इस प्रकार है। क्या है कि 5 सोपानों के आधार पर पाठ्य योजना के निम्न रूपरेखा विकसित की गई है। सबसे पहले जो पाठ्य योजना बनेगी उसके लिए देखिए कितने आयाम होंगे। तो हमारे पास कुल 15 बिंदुओं पे बात की जाएगी जो भी पाठ्य योजना बनाएंगे। तो ये 15 बिंदु कौन कौन से हैं? तो देखिए, जो पहला बिंदु है वो परिचयात्मक सूचना है। जब कभी भी हम पाठ्य योजना का निर्माण करेंगे तो उसमें परिचयात्मक यानी कि परिचय देंगे। क्या परिचय देंगे? कि विद्यालय का क्या नाम है। जब भी आप लेसन प्लान बनाए होंगे शुरुआती दौर में, तो आप कहीं विद्यालय का नाम लिखे होंगे, विषय लिखे होंगे, कहीं प्रकरण लिखे होंगे, कहीं कालांश लिखे होंगे, कहीं समय अवधि लिखे होंगे। ये सब चीजें का परिचयात्मक सूचना से संबंध होता है। अर्थात जब कभी भी लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें परिचयात्मक सूचना के अंतर्गत विद्यालय का नाम, विषय, प्रकरण, कक्षा, विभाग, कालांश, दिनांक, शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले परिचयात्मक सूचनाएं दी जाती हैं लेसन प्लान में। उसके बाद जो दूसरा बिंदु आता है वो होता है सामान्य उद्देश्य और तीसरा आता है विशिष्ट उद्देश्य। यहाँ पे आइए सामान्य सा चर्चा कर लेते हैं कि सामान्य उद्देश्य क्या होता है और विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है। सामान्य उद्देश्य को हम कहते हैं लक्ष्य। सामान्य उद्देश्य को हम कह सकते हैं एम, इसको हम कह सकते हैं गोल, और जो विशिष्ट उद्देश्य इसको ऑब्जेक्ट कह लीजिए। ऑब्जेक्ट कैसे? सामान्य उद्देश्य जो होता है यह दर्शन पे आधारित होता है, इसका डिस्कस बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पे सामान्य से बात करें। दर्शन पे आधारित, दर्शन के आधारित का अर्थ है कि जैसे कोई कहे कि भूगोल, तो जो भूगोल विषय है इसका अपना दर्शन होता है। यह चाहता है कि बच्चों के अंदर क्या क्या विकास करें। जैसे बच्चों के अंदर ये कहना चाहेगा कि वातावरण क्यों परिवर्तित होता है, वातावरण में हम अपने आप को कैसे एडजस्ट करें, वातावरण में परिवर्तन क्यों हो रहा है, कौन कौन से कारण हैं, भूकंप क्यों आता है, ये दूसरी चीज है। लेकिन वातावरण के प्रति समझ विकसित होगी, एक अच्छा नागरिक बनेगा। तो भूगोल का एक उद्देश्य है कि बच्चा वातावरण को समझे, लेकिन उसके अंदर अब वातावरण को समझना चाहता है तो उसको पढ़ना पड़ेगा उसके अंदर जलवायु, जलवायु किसे कहेंगे। फिर उसको पढ़ना पड़ेगा वातावरण को समझने के लिए भूकंप, उसे पढ़ना पड़ेगा कृषि। तो ये जो छोटे छोटे चीजें हैं, यही छोटी छोटी चीजें मिलकर ही उस भूगोल के लक्ष्य को प्राप्त कराएंगे, अर्थात भूगोल का जो मुख्य उद्देश्य उसको समझाएंगे। उसी तरीके से इतिहास हो गया, इतिहास का भी अपना अपना उद्देश्य लक्ष्य होगा। तो जो सामान्य उद्देश्य होता है उसके दर्शन पे आधारित होता है। जैसे नागरिक शास्त्र, तो नागरिक शास्त्र का अपना उद्देश्य है बच्चों के अंदर या बालकों के अंदर अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक, अपने क्या अधिकार हैं वो जान सकेंगे, क्या उनके कर्तव्य अपने देश के प्रति, क्या अपने कर्तव्य उनके अपने अभिभावकों के प्रति, इस पर्यावरण के प्रति क्या कर्तव्य है। तो उन कर्तव्यों को हम अनुच्छेद के माध्यम से, संविधान में दिए गए प्रावधानों के माध्यम से पढ़ेंगे। तो जो मूल अधिकार पढ़ते हैं, नीति निर्देशक तत्व पढ़ते हैं, आप राष्ट्रपति की नियुक्ति पढ़ते हैं, उनकी क्या योग्यता होती, ये सब जो चीजें पढ़ते हैं, ये है आपका विशिष्ट उद्देश्य, क्योंकि इनके बिना आप नागरिक शास्त्र को समझ नहीं सकते। तो जो भूगोल विषय है वो है उसका सामान्य उद्देश्य, और भूगोल के अंदर जो पढ़ते हैं वो है विशिष्ट उद्देश्य। ठीक उसी तरीके से नागरिक शास्त्र हुआ, अन्य भी विषयों को आप ले सकते हैं। तो सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य, इनमें मूल अंतर यही है कि यह लक्ष्य है और यह लक्ष्य को पाने में सहायक जो होते हैं वो होते हैं विशिष्ट उद्देश्य। जैसे शिक्षक बनना आपका सामान्य उद्देश्य है, और विशिष्ट उद्देश्य आपका टेट है, सीटेट है, बीएड है, डीएलएड है, ये विशिष्ट उद्देश्य है। क्यों? क्योंकि इनके बिना आप शिक्षक नहीं बन सकते, इसलिए वो विशिष्ट है। आगे आते हैं, तो क्या हुआ, परिचयात्मक सूचना के बाद सामान्य उद्देश्य, फिर बनेगा आपका विशिष्ट उद्देश्य, उसके बाद आप करेंगे शिक्षण सामग्रियों का चयन। तो जब लेसन प्लान बनेगा
तो चौथे नंबर पे आपकी शिक्षण सामग्रियां आएंगी। और जब शिक्षण सामग्रियां आ जाएंगी तो फिर आप वहां पे बनाएंगे पूर्व ज्ञान, अर्थात बच्चे किन किन चीजों को पहले से सीख कर आए हैं। इसके बाद प्रस्तावना होगी। और जानते हैं जब आप कोर्स पढ़ रहे होंगे, बीएड बीटीसी जो भी कोई कोर्स, तो उसमें प्रस्तावना के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो प्रस्तावना के प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके पूर्व ज्ञान से संबंधित होते हैं। और इनके माध्यम से क्या होता है कि शिक्षक विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए उद्दीप्त करता है, अर्थात बच्चा नई चीज को कैसे सीखे उसके लिए तैयार हो जाए, उसके लिए प्रश्न पूछते हैं, जिससे वह पूर्व ज्ञान का पुनर्रचना हो जाती है। पुराने ज्ञान का तादम्य नए ज्ञान से हो जाता है। और प्रस्तावना के लिए, इसके माध्यम से प्रस्तावना के लिए अर्थात यह है कि इसके माध्यम से जो प्रस्तावना का प्रश्न होता है उसके माध्यम से हम जिस विषय वस्तु को पढ़ना है, सीखना है, उसको भी लाते हैं। फिर प्रश्नों, दृश्य श्रव्य साधनों, अध्यापक कथन, लघु कथा, कवितांश एवं प्रेरक, इनका भी हम प्रस्तावना के रूप में, प्रश्नों के रूप में कर सकते हैं। वहीं पे जब आप इन सब चीजों को निकाल लेते हैं, प्रश्न पूछ लेते हैं, तो आपका बन जाता है प्रकरण। और यह प्रकरण जो होता है, इसी के बाद आप उद्देश्य कथन करते हैं, यानी कि मेरे प्रिय बच्चों आज हम इस चीज को सीखेंगे, ये उद्देश्य कथन होता है। तो जब लेसन प्लान बनाते हैं तो प्रस्तावना के माध्यम से प्रकरण आप निकालते हैं, उसके बाद आप उद्देश्य कथन कहते हैं। और जैसे ही उद्देश्य कथन हो जाता है लेसन प्लान में, तो अब आप उस प्लान का प्रस्तुतिकरण करते हैं, अर्थात अब उसको पढ़ाना बच्चे को शुरू करते हैं। और वो पढ़ाने की प्रक्रिया चालू कैसे होती है? आइए देखते हैं। अब जो पढ़ाने की प्रक्रिया चालू होगी वो कहां से चालू होगी? वो होगी प्रस्तुतिकरण, यानी कि विकासात्मक प्रश्नों से होगी। तो जब कभी भी कोई प्रश्न, ये कोई टॉपिक पढ़ाना है, तो उसके जो प्रस्तुतिकरण होगी वह विकासात्मक प्रश्नों से होगी, यानी कि बच्चों से हम प्रश्न पूछकर आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं। उस प्रश्न को पूछने के बाद हम उसका करेंगे स्पष्टीकरण, और फिर उसका होता है श्यामपट्ट कार्य, जो कि शिक्षक के द्वारा श्यामपट्ट पे लिखा जाता है। और श्यामपट्ट कार्य के बाद होता है मूल्यांकन। तो मूल्यांकन के लिए शिक्षक फिर प्रश्नों का सहारा ले सकता है, जो भी उसने शिक्षण कार्य किया है उनका मूल्यांकन प्रश्नों के माध्यम से करता है। और जब प्रश्न पूछ लेता है तो अंत में वह गृह कार्य देता है, अर्थात गृह कार्य जो है वह पाठ्य योजना का सबसे अंतिम बिंदु है। तो यहाँ पे देखिए कि जो पाठ्य योजना होगी उसके कौन कौन से सोपान होंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो परिचयात्मक सूचना, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, शिक्षण सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, और फिर आपका होगा उसमें प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, और इसके बाद आपका आता है स्पष्टीकरण, श्यामपट्ट कार्य, मूल्यांकन और गृह कार्य। आइए उसी से संबंधित एक सूक्ष्म शिक्षण को भी सामान्य सा परिचय कर लेते हैं। सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है? तो सूक्ष्म शिक्षण यह शिक्षकों के कौशल में वृद्धि करता है। तो क्या है सूक्ष्म कौशल? तो सूक्ष्म शिक्षण के आविष्कारक थे स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ड्वाइट डब्ल्यू एलन। एलन फेमस नाम है, इसको याद रखिएगा। सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी तकनीक है जो शिक्षकों में दक्षता यानी कि कौशल में वृद्धि करती है, यानी दक्ष बनाती है, कुशल बनाती है। तो शिक्षकों में दक्षता विकसित करने का प्रयास करती है। यह व्यावहारिक शिक्षक की प्रयोगशालीय वैश्लेषिक प्रविधि है, अर्थात शिक्षक व्यवहार रूप में कैसे जाकर बच्चों को पढ़ाएंगे उसी के लिए सूक्ष्म शिक्षण किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से कम समय में शिक्षकों में कौशल का विकास किया जा सकता है। सूक्ष्म शिक्षण के कुछ प्रक्रियाओं को देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण चक्र कैसे चलता है? तो सूक्ष्म शिक्षण में पाठ्य योजना जब बनेगी, तो जब पाठ्य योजना बन जाएगी तो उसके बाद करते हैं शिक्षण कार्य।
और यह जो शिक्षण कार्य है यह मुख्य रूप से 6 मिनट का होता है। शिक्षण कार्य जब कर लेते हैं तो शिक्षक पृष्ठ पोषण लेते हैं। पृष्ठ पोषण का अर्थ होता है कि उसका फीडबैक लेना। तो शिक्षण के बाद फीडबैक यानी कि पृष्ठ पोषण होगा, वो भी 6 मिनट का होगा। और 6 मिनट के बाद फिर पुनः पाठ नियोजन किया जाएगा 12 मिनट का। इसके बाद फिर पुनः शिक्षण होगा और फिर पुनः पृष्ठ पोषण होगा। इसके बाद फिर अगले दिन आइए या फिर पाठ योजना का निर्माण होगा और यह प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी। अर्थात सूक्ष्म शिक्षण में इन प्रमुख बिंदुओं का योग होता है। अर्थात सूक्ष्म शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो इन क्रम से चलती है। कैसे? पाठ योजना, फिर शिक्षण होगा, पृष्ठ पोषण होगा, पुनः पाठ नियोजन होगा, पुनः शिक्षण होगा और पुनः पृष्ठ पोषण होगा। इनका समय अंतराल भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनसे प्रश्न आते हैं। क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी के अनुसार जो भारतीय परिवेश में सूक्ष्म शिक्षण की अवधि बताई गई है वो है आपकी 36 मिनट की, और इसमें से प्रश्न आपको डायरेक्ट पूछे गए हैं। तो आइए इन पर आधारित हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं कि वे कौन कौन से प्रश्न हैं। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। कहता है पहला प्रश्न कि कार्य शिक्षा में अधिगम प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाओं को सही ढंग से रखा गया है। अर्थात जब शिक्षा का कार्य होगा तो अधिगम प्रक्रिया के संदर्भ में कौन से अवस्थाएं होंगी सही तरीके से, इसमें कौन से क्रियाकलाप आप पहले करेंगे। क्या योजना बनाएंगे? सही है। योजना को सक्रिय करना, मूल्यांकन करना और लक्ष्य निर्धारित करना। आप जानते हैं कि मूल्यांकन पहले होगा कि लक्ष्य निर्धारित होगा। यहीं से ऑप्शन को आप सही और गलत छांट सकते हैं। सबसे पहले लक्ष्य का निर्धारण होता है और यह उससे पहले ही मूल्यांकन को दे दिया है, और जबकि मूल्यांकन सबसे अंत में आने वाला है। तो यह ऑप्शन आपका क्या है? गलत है। लक्ष्य निर्धारित करना सही है, मूल्यांकन करना और फिर योजना बनाना। पहले योजना बनेगी कि मूल्यांकन होगा? मूल्यांकन बाद में होता है, इसलिए यह ऑप्शन भी गलत है। लक्ष्य निर्धारित करना, हाँ, जो पढ़ाना है उसके लिए उद्देश्य यानी उद्देश्य का निर्धारण, फिर योजना को सक्रिय करना यानी कि उसको लगाना, और अंत में क्या करना होता है? मूल्यांकन। ये भी सही हो सकता है। उसके आगे देखा जाए, योजना को सक्रिय करना, योजना बनाना पहले होगा, फिर उसको सक्रिय करेंगे, इसलिए ऑप्शन भी गलत। इसलिए इसका कौन सा आंसर सही है? सी आंसर। तो पहले का आंसर है सी। आइए आगे देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण चक्र में शिक्षण कितने मिनट तक चलता है? क्योंकि ये प्रश्न आपको आसान है, लेकिन ये क्वेश्चन DSSB में पूछा हुआ है प्राइमरी में। क्या कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र में शिक्षण कितने मिनट तक चलता है? तो सूक्ष्म शिक्षण में अभी आपने देखा कि शिक्षण 6 मिनट चलता है, इसलिए आंसर इसका सी सही है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति उस बच्चे को पाठ योजना प्रदान करने के लिए उपयोगी नहीं है जिसे श्रवण दोष है, अर्थात कि उसको सुनाई में समस्या है, सुनने में समस्या उत्पन्न होती है, अर्थात उसे सुनाई नहीं देता है। तो कहा जा रहा है कि करने के लिए उपयोगी नहीं है। जिसे श्रवण दोष है, जिसको सुनाई नहीं दे रहा है, उसके लिए उपयोगी नहीं है। तो क्या है? ब्रेल पद्धति का उपयोग करना, लेख पढ़ना, चित्र के साथ पुस्तकें, सांकेतिक भाषा और एक गतिविधि देखना। तो यहां पे देखा जाए कि जिसे श्रवण दोष होता है तो उसके लिए इसमें कौन सी पद्धति उपयोग में नहीं लाई जा रही? पाठ योजना प्रदान करने के लिए उपयोगी नहीं है। श्रवण दोष के व्यक्ति के लिए कौन सी पद्धति उपयोगी नहीं है? तो यहां पे देखिए, लेख पढ़ना और चित्र के साथ पुस्तकें दिखाना। पुस्तकें दिखाना तो सही है। लेख पढ़ने, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना और एक गतिविधि देखना, देख सकता है। सांकेतिक भाषा का प्रयोग उसके लिए उपयोगी है और चित्र के साथ पुस्तकों का प्रयोग सही है। ब्रेल पद्धति का उपयोग करना, सामान्य तौर पे जो ब्रेल पद्धति है वो उनके लिए होती है जो कि देखने में अक्षम होते हैं, अर्थात जिन्हें दिखाई नहीं देती है, तो उनको ब्रेल लिपि के माध्यम से लिखना, समझना, पढ़ना सिखाया जाता है। तो ब्रेल लिपि श्रवण
जिसे श्रवण दोष है उसके लिए उपयोगी नहीं है। तो यहां पे आंसर है आपका ए। किसी भी विषय की शिक्षण योजना में समय सारणी के अनुसार पाठ की योजना बनाना, लेन देन के रणनीतियों का उपयोग करना और उपयुक्त मीडिया का उपयोग करने का अर्थ है। क्या है अर्थ? अर्थात ये सारी चीजें लाई जा रही हैं। कौन कौन सी चीजें? किसी भी विषय के शिक्षण योजना में समय सारणियों के अनुसार पाठ की योजना बनाना है, लेन देन रणनीतियों का उपयोग करना है और मीडिया का भी उपयोग करना है। तो ये सभी चीजें किसके अंतर्गत आएंगे? पाठ्यचर्या का अर्थ है, पाठ्यचर्या के लाभ हैं, पाठ्यचर्या के पहलू हैं कि पाठ्यचर्या का कार्यान्वयन है। तो यहां पे देखिए कि जो पाठ्यचर्या का कार्यान्वयन है, यानी कि जो पाठ्यचर्या के अंतर्गत जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं वो होती है पाठ्यचर्या का कार्यान्वयन। और ये पाठ्यचर्या का अर्थ, पाठ्यचर्या के लाभ, पाठ्यचर्या के पहलू, ये पाठ्यचर्या की विशेषताओं के अंतर्गत आता है। इसलिए इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है, शिक्षा की परियोजना पद्धति की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही है? शिक्षा की परियोजना पद्धति, जो प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, सीखना स्वाभाविक रूप से होता है और इस विधि की सफलता विद्यार्थियों में इसके उद्देश्य की समझ में निहित है। देखिए छठे प्रश्न को देखा जा रहा है, सीखना स्वाभाविक रूप से होता है। तो जब कभी परियोजना के माध्यम से कोई शिक्षण कार्य करते हैं या कोई क्रिया करते हैं तो उसमें जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो परियोजना के माध्यम से वो स्वाभाविक होती है और इस विधि की सफलता विद्यार्थियों में इसके उद्देश्यों की समझ में निहित होती है। अर्थात इसकी सफलता तब होती है जब बच्चे के अंदर समझ का विकास होता है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन ही आपके क्या हैं? सही हैं। तो कौन सी विशेषता सही है? तो दोनों सही है, इसलिए आपका ये पहला और दूसरा यानी कि डी ऑप्शन सही है। वह योजना जो विद्यार्थियों के विषय से अलग संबंधों को खोजने के अवसर प्रदान करती है, इसमें से कौन सी योजना है जो विषय से अलग संबंधों को खोजने के अवसर प्रदान करती है? वो क्या है? आप जानते हैं कि योजनाएं जो होती हैं तीन हैं, एक वार्षिक योजना, एक इकाई योजना और एक होती है आपकी पाठ्य योजना। तो यहाँ पे उस योजना का जो संबंध है वो है इकाई योजना से। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा वो सही होगा ए। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। पाठ योजना का क्रम निम्न में से कौन सा केंद्र बिंदु, यानी कि पाठ योजना का निम्न में से कौन सा केंद्र बिंदु है? तो आप जानते हैं कि कोई भी शिक्षण कार्य हो, चाहे वार्षिक योजना बनाई जाए, चाहे पाठ योजना बनाई जाए, चाहे इकाई योजना बनाई जाए, उन सबके केंद्र बिंदु में होता है विद्यार्थी। इसलिए यहाँ पे देखा जाए तो प्रिंसिपल, शिक्षक, विद्यार्थी उपरोक्त में से कोई नहीं, अर्थात सी ऑप्शन सही है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। पाठ योजना के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है? पाठ योजना के बारे में कौन सही नहीं है? यह अध्यापक का मनोबल बढ़ाता है। पाठ योजना बना लेंगे तो शिक्षक का मनोबल बढ़ जाएगा और सिस्टमैटिक तरीके से अपने शिक्षण कार्य को करेगा। यह क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण में मदद करता है, सही है। यह विद्यार्थियों द्वारा विकसित पाठ योजना, यह विद्यार्थियों द्वारा विकसित किया जाता है, क्या सही है? पाठ योजना शिक्षकों द्वारा विकसित किया जाता है। और कौन सही नहीं है? तो यह सही नहीं है, अर्थात यही सही है। यह अस्त व्यस्त शिक्षण से बचाव करता है, सही है। अर्थात कि पाठ योजना जो होती है वो शिक्षक के द्वारा बनाई जाती है, इसलिए यही ऑप्शन आपका सही है। आइए अगले प्रश्न को देखें। निम्न में से कौन सा दीर्घकालीन योजना का उदाहरण है? अभी आपने पीछे क्लास में देखा कि अवधि योजना, वार्षिक योजना, पाठ्य योजना, इकाई योजना, इन सभी योजनाओं में जो सब दीर्घकालीन योजना होती है वो होती है आपकी वार्षिक योजना, जो कि दीर्घ अवधि की प्रवृत्ति रखती है। तो इसका आंसर 10वें का हो जाएगा आपका बी। आइए अगले प्रश्न को देखें। 11वां, शिक्षक द्वारा विकसित पाठ्य योजना के बारे में निम्नलिखित कथन सही हैं? कौन से कथन सही हैं?
यह छात्रों के हित और प्रमुखता को दर्शाता है। यह शिक्षा के शिक्षकों के दर्शन से संबंधित है। ये दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं, इसलिए इसका होगा बी, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही। प्रश्न को करते समय जब क्लास खत्म हो जाए तो जब प्रश्नों को करना हो तो वीडियो को रोक कर आप प्रश्नों को पहले स्वयं करिए, उसके बाद आंसर को मिलाइए जो मैं बता रहा हूं। पहले अपना स्वयं का तर्क करिए। 12 प्रकरण, टॉपिक, जिस चीज को पढ़ाना होता है, जिस चीज को सिखाना होता है वही है आपका प्रकरण। तो क्या है प्रकरण में रखा गया है? कृषि। तो कृषि पर पाठ योजना तैयार करते समय आपके द्वारा लिया गया प्रथम चरण क्या होगा? शिक्षण सामग्री का चयन, उद्देश्य का निर्माण, प्रकरण को कई बार पढ़ना, प्रस्तावना के प्रश्न बनाना। तो यहां पे देखिए कि जब कभी भी हम पाठ योजना का निर्माण करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम उद्देश्य का निर्माण करेंगे। जब उद्देश्य का निर्माण कर लेते हैं तो हम प्रस्तावना के प्रश्न बना लेते हैं, उसमें कौन सी सहायक सामग्री चाहिएगी और वह किस तरीके से शिक्षण कार्य होगा, ये बाद की चीजें आती हैं। तो सबसे पहले आता है उद्देश्य का निर्माण। जैसा कि आपने अभी देखा हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली के आधार पर एक पाठ योजना बनाई गई, तो वहां पे सबसे पहले उद्देश्य का निर्माण करना। 13 प्रश्न है कि निम्न शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं को क्रमबद्ध कीजिए तथा अपना उत्तर निम्नलिखित कूटों से दीजिए। ये जो हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली के आधार पर आपने पाठ योजना बनाया था क्रम से 1 2 3 4 5, उसी के आधार पर इसे आपको सेट करना है। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले हम उद्देश्य का निर्धारण करते हैं। तो ये हो गया आपका उद्देश्य का निर्धारण। तो नंबर 1 पॉइंट हो गया आपका उद्देश्य का निर्धारण। और जब आपके उद्देश्य का निर्धारण हो जाएगा तो पूर्व ज्ञान को वर्तमान प्रकरण से संबंध करने का काम आता है। तो ये है आपका दूसरा। मूल्यांकन, पुनः शिक्षण, विषय वस्तु का संबंध के बाद आपका विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण होगा और इसके बाद आपका होगा मूल्यांकन, पुनः शिक्षण, उद्देश्य का निरूपण आपका हो जाएगा डी, सही है। इसके बाद हम करेंगे पूर्व ज्ञान को वर्तमान प्रकरण से संबंधित कर लेंगे, तो आपका हो जाएगा ए। ये भी सही है, ये भी सही है, यहां तक आ रहा है सही। इसके बाद विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण ई, यहां पे देखिए ई आना चाहिए, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका बी। यहाँ पे देखिए मूल्यांकन करेंगे, मूल्यांकन के बाद आप पुनः शिक्षण करते हैं लास्ट में। मूल्यांकन तो अंतिम है पाठ योजना का, उसके बाद पुनः शिक्षण करेंगे। तो यह पुनः शिक्षण की घटना कब होती है? सबसे अंत में, यानी कि मूल्यांकन के बाद पुनः शिक्षण शुरू होता है। इसलिए आपका आंसर है आपका बी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न दोहराव हो गया प्रश्न का। किसी विषय पर पाठ योजना तैयार करते समय आपका पहला कदम क्या होगा? तो उद्देश्य तय करना। अगले प्रश्न को देखते हैं। पाठ योजना का उद्देश्य होना चाहिए विषय वस्तु पर ध्यान दें, उपलब्ध समय का विभाजन, समय और उपकरणों का सही उपयोग, गलतियों को सुधारने की गुंजाइश। तो पाठ योजना का जो उद्देश्य है वो है विषय वस्तु को ध्यान दें, अर्थात विषय वस्तु के आधार पर पाठ योजना का निर्माण होता है। पाठ योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विषय सूची का व्यवस्थित वितरण, शिक्षक में विश्वास विकसित करना, हमें व्यवस्थित शिक्षण से बचाना, हमें अव्यवस्थित शिक्षण से बचाना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि
विषय सूची का व्यवस्थित वितरण, और आपका आता है शिक्षकों में विश्वास विकसित करना, हमें अव्यवस्थित शिक्षण से बचाना, उपरोक्त सभी, अर्थात इसका आंसर डी। अगले प्रश्न को देखा जाए, शिक्षक द्वारा पाठ पढ़ाने के लिए तैयार की गई योजना क्या कहलाती है? तो शिक्षक द्वारा पाठ पढ़ाने के लिए जो तैयार योजना होती है वो होती है पाठ योजना, आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन सी योजना कक्षा में व्यावहारिक रूप से निष्पादित गतिविधियों का एक लिखित रूप है? व्यावहारिक रूप से कौन सा आता है इसमें? वार्षिक योजना, मासिक योजना, दैनिक पाठ योजना, कोई भी विकल्प सही नहीं। व्यावहारिक रूप से जो पाठ योजना होती है उसमें दैनिक पाठ योजना ही व्यावहारिक रूप से उपयोग में लाई जाती है। पंचपदीय पाठ योजना किसने प्रस्तुत की? मॉरिसन, फ्रॉवेल, हर्बर्ट, ब्रूनर। हर्बर्ट महोदय ने किया, इसलिए आंसर सी। यहाँ पे हम लोगों ने 2 चैप्टर को कवर किया है, अर्थात 2 बिंदुओं को हम लोग आज सीखे हैं, उससे संबंधित जो प्रश्न है उनको देखा गया है। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे की एक क्लास लेकर आएंगे जिसमें सारे बिंदु जो कि आपके बचे हुए हैं उनको कवर करने का प्रयास किया जाएगा और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी ध्यान दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।